हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय विश्नोई। वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। कंजक्शन के टॉप 100 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। इससे पहले हम एडजेक्टिव कर चुके हैं, एडवर्ब कर चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट व एग्रीमेंट, बहुत सारे टॉपिक हम कर चुके हैं और टॉप 100 क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं। और आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए मैं इनको सॉल्व करता हूँ। कंजक्शन में खास करके पेयर वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेयर वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं कि भाई बिटवीन के साथ एंड आएगा, हार्डली स्कार्सली के साथ मैंने यहाँ बिफोर आएगा। तो कुछ पेयर वाले क्वेश्चन हैं हमारे पास, कुछ जो है लॉजिक वाले भी हैं कि अनटिल और अनलेस में कब जो है कब अनटिल का प्रयोग करेंगे, कब अनलेस का प्रयोग करेंगे। कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स भी हैं और मिक्स कुछ क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन, मुझे लगता है आपको मजा आएगा और टोटल 100 क्वेश्चन करने के बाद काफ़ी जो है आपको पॉजिटिव फील होगा कि हाँ ठीक है, हमने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, चलो खैर, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। टॉप 100 क्वेश्चन हमारे पास हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। Scarcely had he gone out and a policeman knocked at the door around 10 o'clock yesterday night. बताओ भाई, स्कार्सली हैड ही गॉन आउट। देखो बहुत ज़्यादा जो है सोचने समझने की आवश्यकता बची नहीं है क्वेश्चन में। स्कार्सली के साथ आपने एंड दे रखा है। ठीक है, बस यही गलती हो गई। अगर मैं आपसे कहूं कि हार्डली स्कार्सली के साथ किसका पेयर बनता है, हार्डली हो या फिर स्कार्सली हो, हार्डली स्कार्सली के साथ एंड नहीं आता। व्हेन जो है मोस्टली प्रयोग होता है हार्डली स्कार्सली के साथ। अगर मैं व्हेन की बात करूं तो एंड हटा देंगे और किसका यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। व्हेन बिफोर भी आ जाता है, हालांकि वो तो चलो इच्छा है आपकी लगाना। एज सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, सो यू कैन नॉट मार्क हिज नेम ऑफ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द पर्सन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हो तो दो कंजक्शन नहीं चाहिए, एक ही कंजक्शन चाहिए। बस इतनी सी कहानी है। अब इसको तुम कैसे ही समझ लो, जैसे मैंने कहा दो सेंटेंस तुम्हें जोड़ने हैं। ठीक है, एक ये वाला सेंटेंस हो गया सचिन से लेके प्लेयर्स तक, यहाँ तक एक सेंटेंस ये हो गया साहब, और एक ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ दो सेंटेंस जोड़ने हैं तो कंजक्शन एक चाहिए। पहला कंजक्शन कौन लिखा है, बोले सर एज लिखा है। पहला कंजक्शन क्या है, बोले सर एज कंजक्शन है। तो मैं आपसे कहूँ दूसरे कंजक्शन की आवश्यकता है, नहीं है। इन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन ऑलरेडी आ गया। अब यही बात बस पेपर में आपसे पूछ लेता है और यही नियम बन के जो है किताब में अपना लिखा जाता है कि भाई एज के साथ सो का प्रयोग करना गलत होता है। गलत क्या होता है, आपने एक कंजक्शन यूज कर लिया, दूसरे की आवश्यकता है नहीं, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। या मैं कहूँ कि दो कंजक्शन की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, दो कंजक्शन तब होते जब तीन क्लॉज लिखी होती, तब आपको यहाँ इस वाली को और इस वाली को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए होता। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा है नहीं। अगर आपको दिख रहा है कि दो ही क्लोजेज हैं जिनको जोड़ने के लिए एक कंजक्शन चाहिए होगा, तो पहले वाले कंजक्शन को सही मान के दूसरे वाले को गलत माने। अब इसी को नियम बना के याद कर लो चाहो तो, कि भाई एज का प्रयोग हुआ हो तो उसके साथ सो का प्रयोग जो है नहीं करते हैं। ठीक है, यही कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यू मस्ट बी सरप्राइज टू हियर दैट ही हैड स्कार्सली। बताओ भाई, स्कार्सली आ गया है और स्कार्सली के साथ देन आया है। ही हैड स्कार्सली रेड द लेटर देन अ टेलीग्राम। हार्डली और स्कार्सली के साथ वैन या बिफोर का यूज करते हैं साहब, तो देन हटा लो और किसका यूज करो, वैन का यूज कर लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। देन की जरूरत नहीं है, देन तो गलत है, कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब कंपैरेटिव जब कंपैरिजन हो रहा होता है तब हम देन का यूज करते हैं, फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो, बिकॉज ही हैज बीन रिडन फॉर मोर देन 2 months, therefore you must not force him to do much work now। कहानी यह है कि आपने फिर से दो कंजक्शन का यूज करा, एक आया बिकॉज और एक आया देयरफॉर। ठीक है साहब, जबकि सेंटेंस कितने जोड़ने हैं, एक सेंटेंस का एक एक क्लोज ये है और एक क्लोज ये है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक। और जब दो क्लोजेस जोड़नी है तो एक कंजक्शन ही क्या है, काफी है। आपने पहला कंजक्शन बिकॉज लगा रखा है, उसी को सही मानो। एक कंजक्शन काफी है, दो कंजक्शन की आवश्यकता नहीं है। और यहीं से आप देयरफॉर को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अब इसी को नियम बना के याद कर लो। बुक में लिखा होता है कि एज लॉन्ग एज, बिकॉज, इन शब्दों के साथ देयर फोर, एज, सो इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखो दो जो है मेरे पास क्लोजेस हैं, एक कंजक्शन मेरे पास बिकॉज आ गया, अलग से देयर फोर की आवश्यकता नहीं है, दो कंजक्शन का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5। नो सुनर डिड आई रीच द स्टेडियम टू वॉच मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली। बारिश पड़ने लग गई साहब। जैसे ही बोले, जो ही मैं पहुंचा मैच देखने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, बहुत तेजी से बारिश पड़ने लग गई। एक चीज ध्यान रखनी है, नो सूनर के साथ हमेशा किसका यूज होता है, देन का। वैसे तो इसमें याद रखने की बात ही क्या है, जब सूनर आ गया,
सून का आपने क्या कर दिया, सूनर कर दिया ER लगा के। कहने का मतलब तुम्हें देख के ही क्लियर होना चाहिए कि कौन सी डिग्री है, बोले सर कंपैरेटिव डिग्री है। और अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो हम यहाँ से याद रखें कि नो सूनर के साथ हमेशा किसका पेयर होता है, नो सूनर के साथ हमेशा किसका पेयर होता है, देन का। नो सूनर के साथ हमेशा किसका पेयर होता है, देन का पेयर होता है। एक हो गई कहानी। अगर देन का पेयर होता है, बोले सर देन तो आया नहीं है। पहली बात तो देन के अलावा कुछ और भी उसने लगाया, बट लगा के दे दिया, एज सो कुछ ऐसा लगा के दे दे, गलत है। देन आएगा, देन कहाँ आएगा, जब एक सेंटेंस खत्म होगा, ये खत्म हुआ देखो ऑस्ट्रेलिया वाला, एक क्लोज खत्म होगी, देन इट स्टार्टेड रेनिंग, ये अपना सेंटेंस आगे बन जाएगा। नो सुनर के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, देन का। बाकी गलती सी में नहीं, गलती किस में मानी जाएगी, डी में मानी जाएगी। ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि उतना हिस्सा बिल्कुल परफेक्ट था। जब आपको कुछ ऐड करना है एक्स्ट्रा तो वो कौन से हिस्से में होगा, अगले हिस्से में होगा। तो गलती किस में होगी, डी फॉर डॉग में होगी। नो सुनर के साथ किसका यूज करते हैं, देन का। 6 नंबर देखिएगा, आई वर्क हार्ड एंड स्टडी वेल दैट आई मे पास इन द एग्जामिनेशन एंड डू माई पेरेंट्स प्राउड। बहुत बढ़िया। उसने कहा कि मैं जो हूं बहुत कठिन परिश्रम करता हूं और स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई करता हूं, दैट। अब देखो ऐसा है, मैं कठिन परिश्रम करता हूं और अच्छे से पढ़ाई करता हूं। अब आगे जो आप बात बता रहे हो, इसको करने का रीजन क्या है, पर्पस क्या है इस बात को करने का। ये जो आपने बात कही है इसके आगे, है ना, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, अच्छे से पढ़ाई करता हूं, क्यों? ताकि मैं एग्जामिनेशन में पास हो सकूं और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकूं। तो ये जो इतनी कहानी है, मैं आपसे पूछूं, है ना, ये जो कहानी है, मैं अगर आपसे पूछूं कि आई वर्क हार्ड स्टडी वेल ब्ला 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 जो लिखा है, मैं कठिन परिश्रम करता हूं और अच्छे से पढ़ाई करता हूं, उसका पढ़ाई करने का, कठिन परिश्रम का पर्पस क्या है, क्यों कर रहा है वो? पर्पस है ताकि मैं एग्जामिनेशन में पास हो पाऊं, इसलिए पढ़ाई करता हूं। और पर्पस दिखाना है तो किसका यूज करेंगे, सो दैट का, ना कि दैट का। ठीक है, दैट दिखाता है सर्टेनिटी, सो दैट दिखाता है पर्पस, उद्देश्य का है, क्या है काम को करने का। पर्पस को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, सो दैट का, ना कि किसका, आप दैट का प्रयोग करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, सो दैट के साथ मे या फिर माइट का प्रयोग अधिकतर करते हैं। ठीक है, तो मे में कोई समस्या नहीं है, मे को गलत ना माना जाए, मे को क्या ही माना जाए, मे को सही माना जाए। और बाकी जो है सो दैट का ध्यान रखना, पर्पस दिखाने के लिए किसका यूज किया गया है, सो दैट का। क्वेश्चन नंबर 7, सपोजिंग इफ अ नंबर ऑफ गोस्ट। सपोजिंग इफ से आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत बार पूछा जाता है। वैसे तो आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत जो है मुझे लगता है रिपीटिंग क्वेश्चन है, अमूमन रिपीट होता है, लेकिन हाँ, जिसको नहीं पता है पता होना चाहिए, कॉमन सी बात है। सपोजिंग के साथ इफ का प्रयोग गलत है, ये दोनों सेम ही काम करते हैं। जो काम सपोजिंग करेगा वही काम इफ करेगा। बोले सर क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को काट लो, जो तुम्हारी मर्जी करे। तुम्हें लगता है सपोजिंग काट लो तो इफ सही हो जाएगा, इफ काट लो तो सपोजिंग सही हो जाएगा। ठीक है, सपोजिंग यूज करने की आदत हमें होती नहीं है, मैंने सपोजिंग को ही काट दिया, इफ को क्या मान लिया, सही मान लिया। बस इतना सही काम है, इफ का प्रयोग करो, बाकी सेंटेंस क्या हो जाएगा, बोले सर सही हो जाएगा। सपोजिंग और इफ का प्रयोग एक साथ नहीं होता, दोनों सेम ही काम करते हैं, तो सुपर फ्लोस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर। I was doing net practice. At that time, Ricky Ponting came to talk to me regarding the match fixing. चलो साहब, पुराना सेंटेंस है तो रिकी पोंटिंग का नाम आ गया है। चलो खैर, एक चीज बताओ मुझे, ये तुम्हारे पास एक सेंटेंस है या एक क्लोज है? बहुत बढ़िया, एक क्लोज तुम्हारे पास ये है ना, दो क्लोजेज हैं। मैं तुमसे पूछूं कंजक्शन आया सेंटेंस में, जरा बताना, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का है? देखो सोच के, दो क्लोजेस हैं, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन है ही नहीं। आई वॉज डूइंग नेट प्रैक्टिस, कॉमा, एट दैट टाइम रिकी पोंटिंग केम टू टॉक टू मी, और ये बात लिखी है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमने एट दैट टाइम को ही तो कंजक्शन नहीं मान लिया कि उस समय पर रिकी पोंटिंग मुझसे मिलने आए। तो भाई एट दैट टाइम जो है प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी प्रपोजिशन और जब उसका ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो ये दोनों लोग मिलकर या तो एडजेक्टिव बनाते हैं या फिर एडवर्ब बनाते हैं। प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर कंजक्शन नहीं बन सकता। प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर या तो एडजेक्टिव बनता है या एडवर्ब बनता है। तो सीधी सी कहानी है, तो एडजेक्टिव बनेगा, एडवर्ब बनेगा। अगर बात समझे हो तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन नहीं है। अगर कंजक्शन नहीं है तो यहाँ कंजक्शन रखा जाएगा। अच्छा, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था उस टाइम पर जो है रिकी पोंटिंग मिलने आया, तो तुम टाइम दिखा रहे हो, ये क्या है, वो टाइम है जब तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आप कहेंगे व्हेन रिकी पोंटिंग केम टू टॉक टू मी। ठीक है, तो कंजक्शन आपने किसका यूज कर लिया, व्हेन का। जैसे ही व्हेन का यूज कर आप सेंटेंस आपका क्या हो गया, ठीक हो गया, आप कोई समस्या नहीं है। गलती कौन से पार्ट में होगी, बी फॉर बॉल में होगी, क्योंकि कंजक्शन नहीं था, हमने अपनी तरफ से लगाया। ठीक है, आ जाओ, बोथ मुकेश एज वेल एज आनंद। देखो ध्यान रखना, बोथ के साथ हमेशा तुम्हें एज वेल एज लगाने की कोशिश करेगा वो, लेकिन बोथ के साथ जो पेयर बनता है वो किसका ही बनता है, एंड का ही बनता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, बोथ के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, बोथ के साथ एंड आ जाए बोले चल ठीक है, लेकिन बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता।
बोथ के साथ किसका प्रयोग नहीं होता? नॉट का प्रयोग नहीं होता। अगर आपको बोथ के साथ नॉट का प्रयोग करना है तो बोथ नॉट की जगह, फिर बोथ की जगह किसका यूज करो? नीदर का। ठीक है, बोथ के साथ पेयर किसका बनता है? कंजक्शन में ऐड का बनता है। बोथ के साथ नॉट नहीं आता, क्योंकि बोथ नॉट का मतलब है दोनों नहीं, और दोनों में से कोई नहीं की अंग्रेजी क्या होती है? बोले सर नीदर होती है। दोनों में से कोई नहीं के लिए किसका यूज करते हैं? नीदर का। तो बोथ के साथ नोट ना लगा के नीदर का प्रयोग करना, एक चीज ये ध्यान रखना। बाकी कंजक्शन के रूप में बोथ के साथ एंड आएगा। अमूमन वो एज वेल एज ही लगा के देता है, गलत है। बोथ मुकेश एंड आनंद। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। Although I am not as rich as you are, but I have the ability to donate more money than you can. बहुत बढ़िया, फिर से वही बात। एक हिस्सा ये है, I am not as rich as you are, ठीक है। एक हिस्सा ये है, I have the ability to donate more money than you can। एक हिस्सा ये है साहब। तो अगर दो हिस्से हैं तो एक कंजक्शन पहले से ही क्या आ गया? बोले सर although आ गया है। पहले से ही क्या आ गया? although आ गया है। तो एक चीज़ तो ये है कि although के साथ आपको बट का प्रयोग करना गलत है। लेकिन ऑल्दो के साथ एक चीज आ जाती है, क्या? येट। या तो दो या ऑल्दो आया है, हालांकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में दो का प्रयोग मत करना, ऑल्दो ही करना। दो या ऑल्दो के साथ एग्जामिनर बट का प्रयोग करके देगा, गलत मानना है। केवल कॉमा लगा है, सेंटेंस कुछ नहीं लिखा, ठीक है। ठीक है, दो या ऑल्दो के बाद कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें क्या लिखा मिल जाता है? कॉमे के साथ साथ क्या लिखा मिल जाएगा? येट लिखा मिल जाएगा। दो या ऑल्दो के साथ येट को भी क्या मानेंगे? सही मानेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया कंजक्शन तो आपने मना करा। भाई येट एडवर्ब भी बनता है, टेंशन ना लो। येट एडवर्ब भी बनता है। येट एक ऐसा शब्द है जो एडवर्ब भी है और कंजक्शन भी है। तो परेशान मत होना कि यहाँ पे कंजक्शन आ गया, कंजक्शन नहीं है, वो एडवर्ब ही है। लेकिन कुल मिला के दो या ऑल्दो के साथ किसका प्रयोग गलत है? बट का। और किसका प्रयोग सही है? येट का। येट ना भी हो तो भी काम चल जाएगा। येट आए तो ठीक, खाली कॉमा लग जाए तो भी ठीक, और कोमा और येट दोनों में से कुछ भी नहीं आया तो भी ठीक है। बस दो या ऑल्दो के साथ क्या मत लगा देना? बट मत लगा देना। बट लगाया है, गलत है साहब, ये बट मेरा गलत हो गया। बाकी येट लगाना चाहो तो बट की जगह पे येट लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आ जाओ भाई। आई डाउट दैट ही वॉज देयर। अब देखो ये जो है ना, ये जो पेयर है, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, इससे आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आई डाउट और आई डोंट डाउट पे जो है क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखो एक चीज है, मैं आपसे अगर कहूं कि भाई दैट और इफ है कंजक्शन ऑफ कंडीशन। इफ क्या है? कंजक्शन ऑफ कंडीशन है, मतलब इफ जो है वो शर्त को दिखाता है। दैट क्या है? कंजक्शन ऑफ सर्टेनिटी, है ना। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, ठीक है। और कंडीशन मतलब शर्त। तो पहले तो दैट और इफ का तुम्हें पता हो कि दैट और इफ किस काम आते हैं। दैट जो है वो कंजक्शन ऑफ क्या है? सर्टेनिटी है। जब निश्चितता दिखानी है, जब तुम्हें लगे कोई बात निश्चित है, तुम किसी बात को लेकर श्योर हो, तो किसका यूज करोगे? दैट का यूज करोगे। अगर तुम्हें लगे कहीं शर्त की बात हो रही है तो किसका यूज करोगे? इफ का। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहीं कहूं दैट ही वॉज देयर, चलो ठीक है, इतना ही सेंटेंस ले लेते हैं। आई डाउट दैट या इफ he was there. I don't doubt that yeah if he was there। आई डाउट के साथ या आई डोंट डाउट के साथ कंजक्शन पूछता है कि कौन सा कंजक्शन आएगा, तुम्हें पता भी है कि नहीं है। अब एक तरीका तो है कि रट लिया जाए, एक तरीका है कि समझ लिया जाए। मुझे लगता है बहुत मुश्किल बात नहीं, इसलिए मैंने समझाने की कोशिश करी है। जहां रटने की बात आती है हम रट भी लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं आई डाउट, कि भाई मैंने लिखा आई डाउट कि मैं जो हूं डाउट करता हूं, मुझे डाउट है, मुझे शक है। जब आपने कह दिया मुझे शक है, इसका मतलब ये वाली जो बात होगी, ये वाली जो बात होगी वो सर्टेन होगी या नहीं होगी। मैंने कहा मुझे डाउट है ही वॉज देयर, कि वो वहां पे था या नहीं था। ही वॉज देयर और नॉट, वो यहाँ वहां पे था या नहीं था। जब आपने कह दिया मुझे डाउट है, इसका मतलब ये वाली जो बात होगी, क्या वो किसी भी तरीके से सर्टेन हो सकती है? नहीं हो सकती? जल्दी बताओ। क्या ये बात, जब तुमने कह दिया मुझे डाउट है, अगर मैं कहता हूं ही वॉज देयर, वो वहां पर था, मतलब तुम्हें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपने कहा आई डाउट दैट या इफ ही वॉज देयर, मुझे डाउट है कि वो वहां पर था या नहीं था। जब तुमने शुरू में कह दिया आई डाउट, इसका मतलब बात निश्चित नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये बात निश्चित नहीं है। अगर ये वाली बात निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, तो आई डाउट के साथ किसी भी कीमत पे किसका प्रयोग नहीं कर सकते? दैट का प्रयोग नहीं कर सकते। और किसका प्रयोग करेंगे?
इफ का या फिर वेदर का, इफ का या फिर किसका, वेदर का। आई डाउट इफ या वेदर ही वॉज देयर, मुझे डाउट है कि वो वहां पर था भी या नहीं था। तो आई डाउट जब जब आ जाए तो उसके साथ इफ का प्रयोग करते हैं, वेदर का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब तुमने शुरू में कह दिया कि मुझे डाउट है, इसका मतलब आगे जो बात कही गई है वो बात निश्चित नहीं है। अगर वो बात निश्चित नहीं है तो आई डाउट के साथ किसका प्रयोग नहीं करेंगे, दैट का, क्योंकि दैट किसको ही दिखाता है, निश्चितता को दिखाता है, सर्टेनिटी को दिखाता है। फिर दूसरी बात मैंने कहा आई डोंट डाउट, मुझे डाउट नहीं है, क्या, किस बात को लेके, ही वॉज देयर मुझे डाउट नहीं कि वो वहां पर था। मुझे डाउट नहीं, इसका मतलब मैं श्योर हूं। मैं कहूं आई डोंट डाउट, इसका मतलब मैं डाउट नहीं है भाई, मुझे कोई डाउट नहीं, मैं श्योर हूं। और मैं किस बात के लिए श्योर हूं, कि ही वॉज देयर, कि वो वहां पर था। अब इस ही वॉज देयर को अगर शुरू में आई डोंट डाउट लिखता हूं, अब बताओ ये सर्टेन, या सर्टेन है कि नहीं है, ये बात सर्टेन है, निश्चित है कि नहीं है? बोले सर ये बात निश्चित है कि ही वॉज देयर, ये बात निश्चित है, इसको निश्चित कह सकते हैं क्योंकि तुमने शुरू में कह दिया कि मुझे डाउट नहीं है इस बात को लेकर कि वो वहां पर था। मुझे पता है कि वो वहां पर, आई डोंट डाउट मतलब आई एम श्योर, आई डोंट डाउट मतलब क्या, मुझे डाउट नहीं मतलब आई एम श्योर, कि मैं श्योर हूं इस बात को लेकर। अगर तुम किसी बात को लेकर श्योर हो उसका मतलब आगे आने वाली बात निश्चित है, और अगर आगे वाली बात निश्चित है, आगे आने वाली, तो वहां पर इफ का प्रयोग गलत है और किसका प्रयोग सही है, दैट का प्रयोग सही है। बस इतनी सी बात है। अब इस बात को रट लो, समझ लो, तुम्हारी इच्छा है कि आई डाउट जब जब आएगा इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बात अगली वाली निश्चित नहीं होगी। निश्चित नहीं होगी तो इफ आ जाएगा। आई डोंट डाउट जब जब लिखा होगा मतलब बात निश्चित है आगे वाली, कि मैं जो हूं मुझे कोई डाउट नहीं है, मतलब मैं श्योर हूं। और अगली वाली बात निश्चित है तो किसका प्रयोग करेंगे, बोले सर दैट का प्रयोग करेंगे। अब अगर तुम्हें बात समझ में आ गई हो, बहुत देर से मैंने रिपीट कर दी है 4-5 बार, आई डाउट, मुझे डाउट है, इसका मतलब अगली जो बात होगी ही वॉज देयर वो सर्टेन नहीं होगी या निश्चित नहीं है। ये वाली बात, ये वाली बात क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। अगर ये बात निश्चित नहीं है इसका मतलब निश्चितता का कंजक्शन नहीं आ सकता, क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। कहीं और नोट तो नहीं लिखा, नहीं लिखा तो इफ ही लगा लो, इफ या वेदर कुछ भी लगा लो। किसका यूज करोगे, इफ का। बस ये दोनों बातें याद रखना और अगला पेज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शी इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब एक सेंटेंस में दो प्रकार की डिग्रीज आ जाए तो दोनों के क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए। जैसे कंपेरेटिव डिग्री आई तो कंपेरेटिव डिग्री के लिए मोर आया, इंटेलिजेंट का कंपेरेटिव मोर लगा के बना, फिर क्या आया, देन आया, ठीक है। उसके बाद आपने कंपैरिजन कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। कंपेरेटिव डिग्री का फैमिली जो है पूरी है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री की फैमिली कैसे पूरी होती है, जब एज के साथ क्या आता है, एज आता है। तो आप कहेंगे शी इज एज इंटेलिजेंट एज इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन, यहां पे कॉमा लगा है, इसका मतलब कॉमे से पहले ही ऐड करोगे, कॉमे से पहले ही ऐड करोगे। गलती किसको मानोगे, ए फॉर एप्पल को। 12 में गलती किसको मानोगे, ए फॉर एप्पल को, याद रखना। नेक्स्ट देखो 13 नंबर, नाउ देर इज नो ऑप्शन लेफ्ट सो यू हैव टू चूज बिटवीन अ ल्यूमिनस लाइफ और शेमफुल डेथ। बहुत बढ़िया साहब, बिटवीन आया है कुल मिला के, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन आया सो, ठीक है। बाकी यहाँ पे बिटवीन आया और बिटवीन के साथ आपने क्या लगाया, और लगाया, जो कि गलत कर दिया। एक चीज ध्यान रखना, बिटवीन के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, एंड का। बिटवीन के साथ किसका यूज करते हैं, एंड का, ठीक है। बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में। बहुत कॉमन सी बात है, हालांकि इसको समझा भी सकता हूं, लेकिन इतनी कॉमन चीज को मुझे लगता नहीं समझाने की आवश्यकता है कि बिटवीन के साथ एंड आता है, और नहीं आएगा एंड आएगा, ठीक है। बोथ सुनील एंड प्राची, बोथ के साथ एंड का यूज करते हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। बोथ के साथ क्या आया है, एंड आया है, मतलब बात बिल्कुल क्या है, सही है। डिड नॉट कम यस्टरडे, ठीक है साहब, नाइट एट द पार्टी बिकॉज बोथ वर बिजी इन स्टडीज। 14 नंबर, अच्छा एक चीज है, बोथ फॉर बिजिंग नहीं होगा, पहली बात तो बोथ फॉर बिजी होगा, बिजिंग तो क्या ही होगा, ठीक है। बाकी इसको ग्रामेटिकल मिस्टेक मानना, ग्रामेटिकल इन सेंस मतलब टाइपिंग मिस्टेक मानना, ग्रामेटिकल तो क्या कह रहा हूँ, इसको मानना टाइपिंग मिस्टेक। बिजिंग नहीं होगा, बिजी होगा, बोथ फॉर बिजी इन स्टडीज, ठीक है, एक बात। लेकिन दूसरी बात, मैंने कहा बोथ के साथ एंड आ गया, ठीक है, लेकिन जैसे तुम आगे देखो, डिड नॉट कम, नहीं आए। मैंने आपसे एक बात बताई थी कि बोथ के साथ किसका प्रयोग मत करना, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग मत करना, क्योंकि बोथ और नॉट मिलकर क्या बनाते हैं, नीदर बनाते हैं। बोथ मतलब दोनों, और दोनों को जब नहीं कर देंगे, बोथ नॉट दोनों नहीं, इसका मतलब जब दोनों में से कोई नहीं, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, बोले सर नीदर होती है। तो बोथ नोट गलत होता है और क्या सही होता है, नीदर सही होता है। बोथ के साथ नोट क्या होता है, गलत होता है। बस इतनी सी कहानी है। तो अब मैं जब डिड नॉट मैंने देख लिया कि वो नहीं आए, तो मुझे इस पूरे हिस्से को पहले को सही करना पड़ेगा। सही कैसे करूंगा, बोले सर बोथ को हटाऊंगा, नीदर को लिखूंगा, ठीक है। नीदर सुनील, एंड नहीं, नीदर के साथ क्या आता है, बोले सर नॉर आता है, नीदर सुनील नॉर प्राची। अब वो आए नहीं, अब नहीं आए तो नॉट तो यहां लगा नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि
नॉट तो नीदर में आ गया, डिड की भी जरूरत नहीं है। अगर नॉट नहीं लगाओगे तो क्या नहीं लगाओगे, डिड भी नहीं लगाओगे, तब तो डिड का क्या काम। अब यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, क्योंकि डिड आया था इसका मतलब सेकंड फॉर्म थी, तो कम का क्या कर देंगे, केम। सेंटेंस ठीक होगा, नीदर सुनील नॉर प्राची केम यस्टरडे नाइट एट द पार्टी, क्योंकि दोनों के दोनों बिजी थे किसमें, स्टडीज में। ठीक है, बहुत बढ़िया, 14 का पहला होगा। 15 नंबर देखिएगा बिना टाइम वेस्ट किए। I don't think that she is equally intelligent and worldly wise as her younger sister who lives in London. देखो भैया, कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री जो है वो किसको दिखाती है, मैं आपसे कहूँ पॉजिटिव डिग्री क्या दिखाती है, इक्वालिटी दिखाती है। इक्वालिटी या इनइक्वालिटी दिखाने वाली डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है। मैं तुमसे पूछूं कि समानता या असमानता कौन सी डिग्री दिखाती है, समानता असमानता की बात पॉजिटिव डिग्री करती है, तुलना की बात कंपैरेटिव डिग्री करती है, और वन आउट ऑफ मेनी की बात सुपरलेटिव डिग्री करती है। एक तो ये कहानी है ना। तो पॉजिटिव डिग्री जो है वो समानता दिखाती है, मैंने आपसे कहा समानता दिखाएगी, इक्वालिटी दिखाएगी कि राम श्याम के जितना बुद्धिमान है या राम श्याम के जितना बुद्धिमान नहीं है, इस तरीके की कोई बात कहनी है तो पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन पॉजिटिव डिग्री भले से इक्वालिटी दिखाती है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री के साथ एज का ही प्रयोग करेंगे, इक्वली का नहीं। मैं आपसे कहूं कि इक्वली एज की जगह इक्वली का प्रयोग कर ले, नहीं, आप कहेंगे आई डोंट थिंक दैट शी इज एज इंटेलिजेंट एंड वर्ल्डली वाइज एज। तो जब एक बाद वाला एज ये रहा तो पहले वाला एज भी तो चाहिए, तो पहले वाले एज के लिए इक्वली की जरूरत नहीं है कि तुम अपनी तरफ से एक इक्वली शब्द लगा दो जिससे बैलेंस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। एज एज है, एज ही रहेगा। इक्वलिटी को दिखाने के लिए ही एज आता है, इक्वलिटी को दिखाने के लिए ही किसका यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इक्वली की जरूरत नहीं है, सीधे किसका यूज करोगे, एज का। ठीक है, नेक्स्ट आओ। शी सेड टू मी मे यू पास इन द अच्छा मे यू पास इन द एग्जामिनेशन और नॉट, आई डोंट केयर इवन द लीस्ट, कि तुम एग्जाम में पास हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता साहब। बहुत बढ़िया। तो पहली बात तो उसने कहा कि भाई तुम एग्जाम में पास हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट नहीं है। लेकिन एक चीज है, इस सेंटेंस को देखो, एक तो ये वाला सेंटेंस का हिस्सा है, ठीक है, और एक ये वाला सेंटेंस का हिस्सा है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है दो हिस्से हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दो सेंटेंस है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर दो हिस्से हैं, कितने हिस्से हैं, दो हिस्से हैं, इसका मतलब एक बात पक्की है कि एक कंजक्शन चाहिए, एक बात पक्की है कि एक कंजक्शन चाहिए, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दो सेंटेंसेस हैं, दो क्लोजेस हैं, तो दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए, बोले सर चाहिए। कंजक्शन लगाएं क्या, बोले सर चिंता ये है कि कंजक्शन क्या लगाएं। भाई साहब, जब जब तुम्हें और नॉट दिख जाए, क्या दिख जाए, और नॉट दिख जाए, तो किसका ही यूज करना है, वेदर का ही यूज करना है। यहां में गलत आया है, वेदर। मैं आपसे पूछूं वेदर क्या काम करता है, कंजक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है, वेदर है। सर्टेनिटी का कंजक्शन, निश्चितता का कंजक्शन दैट है, और अनसर्टेनिटी का कंजक्शन क्या है, वेदर है। जब अनिश्चितता दिखानी हो, आपको लगे कि बात निश्चित नहीं है, अनिश्चितता दिखानी है, वेदर का प्रयोग करेंगे। निश्चितता दिखानी है, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब मैं और नॉट, देखो जब भी तुम किसी भी सेंटेंस क्लास में और नॉट लगा दो, ठीक है, किसी भी सेंटेंस क्लास में, वो सेंटेंस अनिश्चित हो जाएगा, निश्चितता खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ही वॉज देयर, वो वहां पर था, और नॉट, वो वहां पर था, और नॉट मतलब या नहीं, वो वहां पर था या नहीं, बात निश्चित हो गई, अनिश्चित हो गई, अनिश्चित हो गई। तो मैं आपसे पूछूं वेदर क्या है, वेदर है कंजक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता का कंजक्शन कोई है तो वो कौन है, बोले सर वेदर है। अनिश्चितता का कंजक्शन कौन है, बोले सर वेदर है। जब आप अनसर्टन हो, अनिश्चित हो किसी बात को लेके कि भाई क्या होगा, तो कभी भी और नॉट तुम्हें मिल जाए, कभी भी तुम्हें क्या मिल जाए, और नॉट मिल जाए, तो एक चीज और ध्यान रखना, वेदर का जो पेयर बनता है वो किसके साथ बनता है, और नॉट के साथ बनता है। वेदर का पेयर किसके साथ बनता है, और नॉट के साथ बनता है। ये बात जेन्युइनली ध्यान रखने लायक है। कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो, कंजक्शन क्या लगाते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ लगा लेते हो, ठीक है, हर जगह इफ चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन किसी सेंटेंस में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन, जैसे इस सेंटेंस है, ये सेंटेंस है सेड टू मी, और ये प्रश्नवाचक वाक्य है क्या, मैं नहीं, असर्टिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, असर्टिव है। कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस था, मान लेते हैं कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और उसमें जो है आपको कंजक्शन चुनना है, इफ या वेदर, दोनों में से कोई भी चुन लो, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में क्या मिल जाए, और नॉट मिल जाए, किसी सेंटेंस में और नॉट मिल जाए, तो समझ लो वहां इफ नहीं चुन सकते, वहां वेदर ही आएगा। किसी भी सिचुएशन में और नॉट वाले सेंटेंस में इफ कंजक्शन का प्रयोग कर दिया तो गलत कर दिया, क्या आएगा, वेदर आएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए भी ध्यान रखना, और कंजक्शन के रूप में भी ध्यान रखना कि और नॉट के साथ केवल किसका पेयर बनता है, वेदर का पेयर बनता है। ठीक है, बात अगर समझ में आई हो तो क्वेश्चन नंबर किस पे देखते हैं, 17 पे देखते हैं। ठीक है, A mother said to her children, walk carefully lest you may fall down or hurt yourself.
भाई साहब लेस्ट बड़े काम की चीज़ है। लेस्ट जो है वो कंजक्शन होता है, ठीक है। लेस्ट जो है वो क्या होता है, कंजक्शन होता है, जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, है ना। लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। देखो जैसे वो उसकी मदर ने उससे कहा कि वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो, लेस्ट यू मे फॉल डाउन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो जैसे ही तुमने कहा लेस्ट, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो। और दूसरी बात, जब तुम किसी भी सेंटेंस से पहले लेस्ट कह रहे हो या कहीं ऐसा ना हो कह रहे हो, इस बात का मतलब है वो बात रियल नहीं होगी, केवल इमेजिनरी बात है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, गिरे नहीं हो तुम, जस्ट इमेजिन करा जा रहा है कि कहीं तुम गिर ना जाओ। तो कहीं ऐसा ना हो जो है इमेजिनरी सिचुएशन है, रियल सिचुएशन नहीं है। जब भी लेस्ट का प्रयोग करते हो तो वो रियल सिचुएशन नहीं होती, ठीक है। एक बात तो लेस्ट के साथ ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट आया है, लेस्ट के साथ क्या आया है, अगर सब्जेक्ट आया है और उसके साथ मॉडल लगाना है, तो कौन से मॉडल का यूज करेंगे, केवल और केवल शुड का प्रयोग होता है। कोई अपवाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लास्ट में आ गया फुल स्टॉप। लेस्ट के साथ सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर मॉडल लगाना है तो क्या आएगा, शुड आएगा। लेकिन एक सिचुएशन और बनती है, मैंने कहा और बनती है, क्या बनती है, बोले सर सब्जेक्ट आ गया, बोले भैया मुझे तो मॉडल का प्रयोग ही नहीं करना, मैंने कहा मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, लेस्ट के केस में वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना। बोले सर इसमें एस या ई एस लग सकता है, नहीं लगेगा। आप लेस्ट के साथ वाली जो वर्ब है इसके साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का एग्जांपल है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड जो होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं हमेशा प्लूरल फॉर्म में, वर्ब की फॉर्म को सिंगुलर नहीं बना सकते अगर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड की बात करते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, बोले सर पता नहीं कौन सी भाषा बोलने लग गए, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड फलाना ढमकाना, कोई दिक्कत नहीं। लेस के साथ मॉडल आएगा तो क्या आएगा, शुड आएगा। मॉडल नहीं आया तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, और वो भी फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, वो भी कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। और लेस्ट के साथ, वर्ब के साथ, लेस्ट के साथ जो वर्ब आती है उसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता, इतना ध्यान रखना, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना, मैं आपसे कहूं कि लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो, मतलब लेस्ट के अंदर खुद से इनबिल्ट नॉट है। कहने का मतलब है लेस्ट के अगले वाले सेंटेंस में, लेस्ट के अगले वाले सेंटेंस में, लेस्ट के आगे कोई वाक्य है उसमें किसका प्रयोग मत करना, कभी भी नॉट का प्रयोग मत करना, क्योंकि लेस्ट में ऑलरेडी नॉट आया है, तुम अलग से नॉट प्रयोग करके कुछ नया नहीं ले लोगे। तो बात यह है। अब बात समझ में आई हो तो मैं हटाओ और केवल क्या लिखो, शुड लिखो, क्या लिखो, शुड लिखो। लेकिन अगर मॉडल ना आता तो केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म आती, फर्स्ट फॉर्म आती, कोई और ऑप्शन नहीं है। मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। फिर वही बात, लेस्ट आया, बोले सर आया, लेस्ट के साथ शुड लगाया, लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, लगाई। नॉट नहीं लगाना है, लेस्ट में खुद से ही नेगेटिव आता है, नॉट आता है, नया आता है, उसके साथ नॉट का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नो सूनर वी एंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। चलो साहब, नो सूनर के साथ एक चीज सबसे पहले ध्यान रखना कि नो सूनर अगर आया है तो उसका पेयर जो बनता है वो किसके साथ बनता है, देन के साथ। बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे ही हम कमरे में घुसे, ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम, वो उठा और कमरे से चला गया, मान लेते हैं साहब। एक चीज है समस्या की बात कि नो सुनर जो है, अगर नो सुनर की बात करूं, ये एडवर्ब के रूप में आएगा। इसको क्या किस रूप में लेते हैं, एडवर्ब के रूप में। किस रूप में, एडवर्ब के रूप में। अगर ये एडवर्ब है तो नो सुनर कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, मतलब एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है। और एडवर्ब जब जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो इन्वर्जन लेते हैं। इन्वर्जन लेने का मतलब है कि आपको सब्जेक्ट से पहले क्या रखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी। इसी घटना को इन्वर्जन कहा जाता है। अब इसके दो तरीके हैं इन्वर्जन रखने के। पहली बात तो आप ये मान लो कि ये दोनों घटनाएं साथ साथ हुई थी, उसका कमरे में घुसना, हमारा कमरे में घुसना, और उसका खड़े होकर बाहर चले जाना। अगर तुम मानते हो दोनों घटनाएं साथ साथ हुई हैं, दोनों में बहुत ज्यादा टाइम रेफरेंस नहीं है, एकदम एकदम तुरंत तुरंत हाथों हाथ हुई, तो एंटर्ड का एंटर रखो, एंटर्ड का एंटर करो और शुरू में कर दो डिड। नो सुनर डिड वी एंटर द रूम देन ही गेट अप एंड लेफ्ट द रूम, ये कर लो, है ना। लेकिन मेरा मानना यह है, दोनों अगर तुम चाहो तो डिड भी लगा सकते हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि उस कमरे में आना जो है वो पुराना एक्शन है। दो एक्शन होंगे, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का, और एक किसका, पास्ट ऑफ पास्ट का, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं कि भाई तुम्हारा कमरे में घुसना पास्ट ऑफ पास्ट है, तुम कमरे में घुसे, बोले सर घुसे, तुम्हें कमरे में घुसने के बाद जैसे ही उसने देखा तो वो खड़ा हुआ और वहां से क्या चला गया, वहां से चला गया। तो सबसे पुराना एक्शन तुम्हारा कमरे में घुसना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसका उठना और चला जाना वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। मैं मान रहा हूं दोनों एक्शन आगे पीछे हुए, मैं साथ साथ नहीं लेके चल रहा। अगर तुम्हें लग रहा है साथ साथ होंगे तो एंटर्ड का एंटर रखो और लिखो नो सुनर डिड वी एंटर,
ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। मेरा मानना है कि तुम्हारा कमरे में घुसना पुराना काम है, पुराने काम के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसका उठ के जाना बाद की घटना है, उसके बाद की घटना, और उसके बाद की है तो उसके बाद के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अगर ये पुरानी घटना है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगी। ये थर्ड फॉर्म ऐसे क्या, ऐसे ही इन्वर्जन के लिए वी से पहले क्या रख दो, हेड रख दो, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब जो है हेड आ गई, और सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गलती कौन से पार्ट में होगी, ए फॉर एप्पल में होगी। 19 नंबर क्लियर हुआ, तो एक बार 20 नंबर की तरफ जाते हैं। The trophy of the relativity is so complicated as we cannot describe blah blah blah। भाई साहब अगर सो आ गया तो सो के साथ जब आप पूरा सेंटेंस जोड़ रहे होते हो, सो के साथ जब आप पूरा सेंटेंस जोड़ रहे होते हो तो पूरे वाक्य को जोड़ने के लिए एज का प्रयोग नहीं करते। सो के साथ पूरे वाक्य को जोड़ने के लिए किसका ही पेयर बनता है, दैट का ही पेयर बनता है। अगर आपने पूरा सेंटेंस जोड़ा है तो वो एज से नहीं जोड़ेगा, सो के साथ किसका पेयर बनाओगे, दैट का, सो के साथ किसका पेयर बनाओगे, दैट का। इतनी सी बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, he is well known for both his kindness as well as his understanding। both के साथ as well as का प्रयोग गलत है साहब, both के साथ केवल किसका प्रयोग करना है, and का। both के साथ किसका प्रयोग करना है, and का। ज्यादा नहीं चलना है, मतलब ज्यादा नहीं सोचना है, चलते रहना है। हार्डली स्कार्सली की बात करें, ठीक है, मैं अभी बता के आया हूं थोड़ी देर पहले, सबसे पहला सेंटेंस इसी बात पे था, कहीं भी हार्डली स्कार्सली आ जाए, हार्डली स्कार्सली के साथ देन नहीं, क्या आता है, वैन आता है। वैन नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, बोले सर बिफोर आ जाएगा। इतनी सी कहानी है, ठीक है। वैन या बिफोर का प्रयोग हार्डली स्कार्सली के साथ करते हैं। बाकी हार्डली वाक्य के स्टार्टिंग में आए तो वो इन्वर्जन लेता है, इन्वर्जन लिया है, कोई समस्या नहीं है। गलती केवल देन में है, और अगर देन में गलती है तो देन हटा के वैन या बिफोर लिखो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। ही एजुकेटेड नॉट ओनली हिज नेफ्यू बट ऑल्सो सेट हिम अप। देखो भाई, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, इधर और नीदर नॉर है, और है, या फिर नीदर और इधर और हो गया, नीदर नॉर इधर और हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, और हो गया। चार ही पेयर होते हैं जो खास करके तुम्हें ध्यान रखने हैं। ये कोरिलेशन पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, कोरिलेशन पे। कोरिलेशन पे कैसे चलते हैं, जैसे कभी भी इसमें बाद वाले को चेक किया करो। देखो मैं लिख देता हूं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, इधर और, नीदर नॉर, और ये पेयर है, इनमें ध्यान रखना। चेक करा करो बाद वाले को, जब कोरिलेशन चेक करना है तो हमेशा बाद वाले से चेक करा करो। कुछ बच्चे सोचेंगे बोले भैया पहले वाले के हिसाब से क्यों ना कर दूं। पहले वाले के हिसाब से कोरिलेशन इसलिए चेक नहीं कर सकते, हो सकता है वो चीज़ अगले वाले हिस्से में हो ही ना। जैसे तुमने पहले वाले में लगा रखा है नॉट ओनली के बाद हिज नेफ्यू, हो सकता है अगले वाले हिस्से में वाली बात ही ना हो। यहाँ तो नेफ्यू तुमने देख लिया, हो सकता है आगे जो है किसी, जैसे तुमने मान लेते हैं 1 मिनट के लिए इसी सेंटेंस को ले लो, तो जैसे तुम पहले वाले के साथ से जाओगे, बोले भैया पहले नॉट ओनली किसके साथ आया है, नाउन के साथ आया है, हिज नेफ्यू के साथ। नॉट ओनली आया नेफ्यू के साथ, कि भाई वो उसने अपने नेफ्यू को ही नहीं पढ़ाया, बट ऑल्सो किसको भी पढ़ाया, सेट हिम अप इन बिजनेस, और उसको बिजनेस में भी सेट कर दिया। अब तुम यहां परेशान हो जाओगे अगर तुम पहले वाले के हिसाब से जज करोगे, नॉट ओनली के हिसाब से। तुमने पहले वाले के हिसाब से जज करा, बोले यार नॉट ओनली आया नेफ्यू के लिए, नाउन के लिए, किसी पर्सन के लिए, बट ऑल्सो तो बाद में तो पर्सन की बात ही नहीं हुई। बताओ, बाद में तो कोई पर्सन की बात ही नहीं हुई। इसलिए मैं कहता हूं कभी भी नॉट ओनली बट ऑल्सो इधर और नीदर नॉर आए, और तुम्हें क्या चुनना हो, तुम कोरिलेशन देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कोरिलेशन। कि भाई कोरिलेशन का मतलब है कि वो आपस में रिलेट कर रहे हो, मतलब जो बट ऑल्सो जिसके लिए आया उसी के लिए नॉट ओनली आया, और जिसके लिए आया उसी के लिए इधर आया, नॉर जिसके लिए आया उसी के लिए नीदर आया, ठीक है। ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो पहले नहीं बाद वाले को चेक किया करो। पहले किसको चेक किया करो, बाद वाले को। बोले सर ठीक है, बाद वाले को कैसे चेक करेंगे, बोले इसको छोड़ो और केवल किसको चेक करो, बोले सर बाद वाले को। बाद वाला कहां है, जरा देखो, बाद में है बट ऑल्सो, बट ऑल्सो सेट हिम अप। बट ऑल्सो किसके लिए आया साहब, वर्ब के लिए आया। बट ऑल्सो किसके लिए आया, वर्ब के लिए, मतलब नॉट ओनली भी किसके लिए आएगा, वर्ब के लिए आएगा। यहां नॉट ओनली किसके लिए रखा है, नाउन के लिए, गलत है। यहां रखो नॉट ओनली को, देखो ये रही ना वर्ब, एजुकेटेड क्या है, वर्ब है, तो बट ऑल्सो वर्ब के लिए आया, तो नॉट ओनली भी किसके लिए आएगा, बोले सर वर्ब के लिए। तो ही नॉट ओनली एजुकेटेड his nephew but also set him up for business in business। अब जो है बात सही है, गलती कौन से में निकलेगी, ए फॉर एप्पल में निकलेगी। कोरिलेशन हमेशा बाद वाले को देख के पहले वाले का ठीक करा जाता है, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। एज सुन एज द पियोन रिंग्स द फर्स्ट बेल देन, भाई एज सुन एज के साथ देन आ गया, फिर वही बात है। एक चीज बताओ, एज सुन एज किसको दिखाता है, मैं आपसे पूछूं, टाइम को ही दिखाता है ना। एज सुन एज किसको दिखाता है, टाइम को। मैं पूछूं देन किसको दिखाता है, भाई एज सुन एज जो है, जैसे ही, ठीक है, एज सुन एज जो है कंजक्शन है, और कंजक्शन किसको दिखाता है, ऐसा कंजक्शन है जो किसको दिखाता है, टाइम को, ठीक है साहब।
एक शब्द है THEN देन। देन कंजक्शन नहीं है, देन जाति से होता है एडवर्ब, लेकिन होता क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम ही है ना। या देन भी ऐसा एडवर्ब होता है जो किसको दिखाता है, टाइम को। बोले तब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो देन का प्रयोग करते हैं। एक होता है THAN देन, देन होता है कंजक्शन, और कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। तीनों का मतलब इन दोनों का खास करके ध्यान रखना कि THEN देन एडवर्ब होता है, THEN देन कंजक्शन होता है, इस बात का ध्यान रखना है। बोले भैया यहां क्यों बताई आपने बात, यहां मैंने इसलिए बताई कि एज सुन एज एक शब्द आया जो कंजक्शन बना, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, यहां सेंटेंस अलग हो रहे हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आपने कंजक्शन का प्रयोग किया है ना। और कंजक्शन ने किसको दिखा दिया, टाइम को दिखा दिया। जब आपने टाइम को दिखाने के लिए कंजक्शन का प्रयोग कर लिया, तो मुझे बताओ दोबारा से टाइम दिखाने की क्या जरूरत है, दोबारा से देन की कोई जरूरत नहीं है। यहीं से नियम बन जाएगा, एज सुन एज के साथ में देन का प्रयोग करना गलत होता है, नियम की जरूरत ही नहीं है। जब आपने टाइम दिखाने के लिए कंजक्शन का प्रयोग कर लिया, तो अलग से टाइम क्यों दिखाओगे, जब एक बार टाइम दिखा लिया दोबारा टाइम क्यों दिखाओगे, जरूरत ही नहीं टाइम दिखाने की। वही बात है कि आपने टाइम दिखा दिया, देन का प्रयोग मत करो, यही हो गई बस, और यही हो गई बात, बस और कुछ नहीं है। 25 नंबर देखिएगा, अनलेस यू डोंट। देखो भाई एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अनटिल और अनलेस, अनटिल हो और अनलेस हो, ऐसे दो चार एग्जांपल आएंगे जिससे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए बात, ठीक है। अनटिल को अगर खोलें तो अनटिल का मतलब होता है टिल नॉट, ठीक है। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, ठीक है, एक बात। और अनटिल किसको दिखाता है, टाइम को, ठीक है। इफ मतलब शर्त, तो अनलेस किसको दिखाता है, कंडीशन को। और दोनों में ही क्या आया है, दोनों में ही नॉट आया, तुम ध्यान से देखो, यहां भी नॉट आया, यहां भी नॉट आया। कहने का मतलब अनटिल और अनलेस में इनबिल्ट नॉट होता है, अनटिल अनलेस के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते, इतना ध्यान रखना। तो अनलेस यू टेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं, गलती होगी ए फॉर एप्पल में। अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते, आंख बंद करके इस बात को चुन सकते हो। हाँ जी, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर नॉट ओनली स्टडीड इन यूरोप कंट्रीज बट ऑल्सो इन कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। अब देखो मैंने कहा बाद वाले के हिसाब से जो है कोरिलेट किया करो, बाद में क्या है, बोले सर बट ऑल्सो, बट ऑल्सो किसके लिए आया, इन द कॉन्टिनेंटल कंट्रीज, तो बट ऑल्सो आया इन प्लस ऑब्जेक्ट के लिए। तो नॉट ओनली भी किसके लिए आएगा, इन प्लस ऑब्जेक्ट के लिए। यार देखो नॉट ओनली, इसको यहां से हटाओ, नॉट ओनली यहां से हटाओ, और इन, ये रहा इन यूरोपियन कंट्री, ये होगी, ये रही प्रपोजिशन, ये रहा उसका ऑब्जेक्ट। तो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, तो यहां रख दो नॉट ओनली, लेकिन गलती बी में ही होगी, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि तुमने बी से ही काटा है ना, नॉट ओनली बी से ही काटा है, तो बी में ही रखो। तो नॉट ओनली सॉरी, द प्लेस ऑफ शेक्सपियर आर स्टडी नॉट ओनली इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो इन कॉन्टिनेंटल कंट्रीज, ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। आ जाओ जरा, ही नीदर गिव सेटिस्फेक्शन एज अ कुक नॉर एज अ शॉफर। शॉफर समझते हो, गाड़ी वाड़ी जो जो लेके चले जाते हैं, तुम कहीं जा रहे हो होटल वगैरह में, तो शॉफर होता है ना। ही नेदर गिव सेटिस्फेक्शन नॉर एज अ शॉफर। अब देखो ऐसा है, इधर और नीदर नॉर आ जाए तो मैंने कहा उसी हिसाब से चलना है। नॉर किसके साथ आया, एज अ शॉफर के साथ, तो नीदर भी किसके साथ आएगा, यहां आएगा नीदर, एज अ कुक, एज अ कुक। तो नॉर एज अ के साथ आया, तो नीदर भी किसके साथ ही आएगा, इसी के साथ आएगा, तो नीदर यहां लिख लो, नीदर एज अ कुक नॉर एज अ शॉफर, ठीक है। तो कहानी यही होगी, गलती कौन से पार्ट में होगी, ए फॉर एप्पल में होगी। आ जाओ भी जरा, ही हैज कंसल्टेड नॉट ओनली द अपोजिशन पार्टीज बट ऑल्सो अकोमोडेटेड। अब भाई बट ऑल्सो के बाद वर्ब आई है, बट ऑल्सो के बाद क्या आया है, अकोमोडेटेड वर्ब आई है। तो नॉट ओनली के बाद भी क्या ही आएगा, बोले सर वर्ब आएगी। तो ही हैड नॉट ओनली कंसल्टेड, he had not only consulted opposition parties but also accommodated their views। आ जाओ भाई नेक्स्ट बताओ, 29 नंबर, अनलेस यू रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट टॉक टू यू। जब तक तुम उसकी किताब नहीं लौटाओगे वो तुमसे बात नहीं करेगा, जब तक तुम उसकी किताब नहीं लौटाओगे वो तुमसे बात नहीं करेगा। तुम्हारा उसको किताब लौटाना, देखो जब आप कंजक्शन यूज कर रहे होते हो अनटिल या अनलेस, तो वो अपने से पहले वाले, अपने बाद वाले हिस्से को देखता है, उसको अपने पहले वाले से मतलब नहीं है। अनटिल या अनलेस जो आएगा, यू रिटर्न हिज बुक, तुम्हें उसकी किताब वापस करनी है, ही विल नॉट टॉक टू यू। तो अगर तुम इसको देखो, जो जो कंजक्शन लग रहा है अनटिल अनलेस, उसके साथ वाली लाइन को देखा करो, इस बाद वाली से मेरा कोई मतलब नहीं। मैं तुमसे कहूं ही विल नॉट टॉक टू यू से तुम्हारा कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, फिलहाल चेक करते हुए, मतलब तुम्हारा अनटिल इसके साथ ही है, यू रिटर्न हिज बुक।
तुम्हारा उसको किताब वापस, हालांकि मीनिंग में जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन अनटिल अनलेस जो है वो इसी वाली क्लोज का कंजक्शन है ना, तो उसी के लिए तुम्हें खास करके मेन ध्यान रखना है। तो अनलेस यू रिटर्न हिज बुक, तुम्हारा उसको किताब वापस करना, जब तुम उसको किताब वापस करोगे, ही विल नॉट टॉक टू यू, वो तुमसे बात नहीं करेगा। तुम्हारा उसको किताब वापस करना और उसका तुमसे बात ना करना, दो सिचुएशन है। अब अगर अनलेस लिखते हो मतलब ये शर्त है। अनलेस क्या लिखते, अगर अनलेस लिखते हो तो ये वाली लाइन तुम्हारी क्या होगी, शर्त होगी। अगर तुम इसको अनटिल लिखते हो तो ये वाली बात तुम्हारी टाइम से रिलेटेड होगी। तो इसका मतलब क्या है, अब तुम खुद सोच के बताओ, तुम्हारा उसको किताब वापस करना शर्त है या तुम्हारा उसको किताब वापस करना फिलहाल टाइम है? सोच के देखो। अगर तुम्हें लगता है ये जो तुम्हारा उसको किताब वापस करना शर्त है, तो अनलेस बिल्कुल सही है और सेंटेंस नो एरर हो जाएगा। तुम्हारा इसको किताब वापस करना अगर तुम्हें लगता है टाइम है, ये घटना टाइम से रिलेटेड है, तो आप किसका प्रयोग कर लो फिर, टाइम के लिए अनटिल का प्रयोग करो। तुमने साफ साफ कह रखा है जब तक तुम उसकी किताब वापस नहीं करोगे वो तुमसे बात नहीं करेगा। तो तुम्हारा इसको किताब वापस करना टाइम है, शर्त नहीं है। तुम्हारा इसको किताब वापस करना टाइम है कि जब तक तुम किताब वापस नहीं करोगे वो तुमसे बात नहीं करेगा। तो तुम्हारा किताब को वापस करना एक टाइम से रिलेटेड बात है, कंडीशन नहीं है। अगर टाइम है तो अनलेस नहीं किसका यूज करेंगे, अनटिल का। ठीक है, नहीं किसका यूज करेंगे, अनटिल का। आप अनटिल को जब खोलोगे तो टिल नॉट बनता है। टिल यू डोंट रिटर्न हिज बुक, जब तक वो तुम उसकी किताब वापस नहीं करते हो, ही विल नॉट टॉक टू यू, वो तुमसे बात नहीं करेगा। तुम्हारा उसको किताब वापस करना क्या है, टाइम है। ठीक है, और टाइम है तो अनटिल का प्रयोग करो, अनलेस का प्रयोग गलत है। नेक्स्ट, आई ऑब्जेक्ट टू वॉर नॉट बिकॉज इट ड्रेन्स इकोनॉमी बट दैट इट सीम्स इनह्यूमन। बोले कि मैं जो हूं वॉर को ऑब्जेक्ट करता हूं। एक चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट के साथ प्रपोजिशन हमेशा टू आती है, जो कि बिल्कुल सही है, जो बहुत पूछा जाता है पेपर में, इसलिए मैंने हाथों हाथ याद दिला दिया। आई ऑब्जेक्ट टू वॉर नॉट बिकॉज इट ड्रेन्स इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी के लिए खराब है, इकोनॉमी को ड्रेन कर देती है, इकोनॉमी बर्बाद कर देती है वॉर। मैं इसलिए वॉर को अपोज नहीं करता हूं, बट ऑल्सो इट सीम्स इनह्यूमन, क्योंकि ये अनैतिक है, इनह्यूमन है। अब एक चीज ध्यान रखना, नॉट बिकॉज, तो यहां पर बट बिकॉज का प्रयोग करेंगे, नॉट बिकॉज नहीं, बट बिकॉज, बट दैट नहीं, बट बिकॉज। अरे सेम पेयर लेके चलोगे ना। आई ऑब्जेक्ट टू वॉर नॉट बिकॉज दिस बट बिकॉज दैट, नॉट बिकॉज दिट बट बिकॉज दैट, ये वाली बात है। आई हैव सीन एज बैड और इवन वर्स बिहेवियर देन, अब वही बात है, अगर आप एज बैड लिख रहे हो तो इसकी फैमिली पूरी करो ना। आई हैव सीन एज बैड एज और इवन वर्स बिहेवियर देन, वर्स हो गई कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेरेटिव डिग्री के लिए क्या आ गया, देन आ गया, फैमिली भी पूरी हो गई, और गलती भी कौन से पार्ट में हो गई, बोले सर बी फॉर बॉल में हो गई, क्योंकि एज आया है तो एज के साथ पूरा आना चाहिए, एज एज। ठीक है, एज बैड एज। 31 हो गया है साहब, 32 पे चलते हैं। द एक्सीडेंट टुक प्लेस एज ही वॉज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड विद हिज फ्रेंड्स। एक्सीडेंट जो है कब हुआ, जब वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। मुझे एक बात बताओ, ये जो है ना, इतनी लाइन, ये वाली जो लाइन है, बस मुझे सोच के बताना, जो तुम कहोगे तुम्हारी बात मान लूंगा। अगर तुमने कहा हाँ तुम ठीक कह रहे हो तो ठीक है, और अगर तुमने कहा तुम गलत कह रहे हो तो भी ठीक है, तुम अपनी सजगता से बताना। मैंने कहा एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक्सीडेंट जो है घटित हुआ, कब घटित हुआ, जब वो रोड को क्रॉस कर रहा था विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। तो ये जो लाइन है मैंने यहां से यहां तक जो करी है, इस लाइन के लिए कंजक्शन एज आया है, और एज कंजक्शन रीजन दिखाता है। मैं तुमसे कहूं सिंस कहीं आ जाए, एज कहीं आ जाए, बिकॉज कहीं आ जाए, ठीक है, फोर भी आ जाता है वैसे तो, ठीक है, ये सब के सब क्या दिखाते हैं, रीजन दिखाते हैं, किसी काम के घटित होने का कारण, है ना, कि क्या कारण था ये बताते हैं ये। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे एज का प्रयोग किया है, इस बात का मतलब अगला वाला जो लाइन होगी ये रीजन होगी, अगली वाली जो है वो लाइन क्या होगी, रीजन होगी, कारण होगी कि क्यों घटित हुआ। अब जरा तुम पढ़ के देख लो, अगर तुम्हें लगता है रीजन है तो एस ठीक है, नो एरर लगा दो। तुम्हें लगता है रीजन नहीं है तो फिर तुम बताना कि क्या लगता है। मैंने कहा था एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक्सीडेंट ने जो है टुक प्लेस मतलब घटित हुआ। एक्सीडेंट कब घटित हुआ, क्या, जब वो ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, जब वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो उसका अपने दोस्तों के साथ रोड क्रॉस करने की कोशिश रीजन है एक्सीडेंट का। बताओ, अपने दोस्तों के साथ रोड क्रॉस करना रीजन है, इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ क्योंकि वो रोड क्रॉस कर रहा था। सोच के देखो, रोड क्रॉस करने की वजह से एक्सीडेंट हो गया, वरना तो होता ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है यार। रोड क्रॉस करना तो कॉमन एक कॉमन जो है क्राइटेरिया है किसी भी चीज का, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। रोड क्रॉस करना रीजन नहीं हो सकता, रोड क्रॉस करना टाइमिंग हो सकती है, टाइम हो सकता है रोड क्रॉस करना। मैं आपसे कहूं कि एक्सीडेंट कब हुआ, एक्सीडेंट तब हुआ जब वो रोड क्रॉस कर रहा था, तो उसका रोड क्रॉस करना क्या होगा, टाइम होगा।
क्या होगा, टाइम। रीजन नहीं हो सकता, रोड क्रॉस करना एक्सीडेंट का रीजन है नहीं। एक्सीडेंट का रीजन कुछ भी हो सकता है कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे, बाइक के ब्रेक फेल हो गए थे, या जो है कोई फोन चलाते हुए बाइक जो है चला रहा था, कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन रोड क्रॉस करना रीजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो रोड क्रॉस करना क्या है, टाइम है। जब वो रोड क्रॉस कर रहा था तब एक्सीडेंट हुआ। तो अगर रोड क्रॉस करना टाइम है तो भाई साहब मैं कहूंगा ये घटना जो है टाइम है। अगर ये टाइम है तो ये कंजक्शन रीजन वाला गलत है। टाइम के लिए कंजक्शन क्या आता है, बोले सर वैन आता है, वैन लगा लो। एक्सीडेंट टुक प्लेस व्हेन ही वाज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड विद हिज फ्रेंड्स। अगर बात समझ में आई हो तो आंसर बनेगा बी फॉर बॉल, और आगे बढ़ेंगे। 33, these birds have such small wings as they cannot get into the air even if they try। सच के साथ एज आया है ना। सच के साथ क्या है, एज आया है। और मैं ये बात कई बार बता चुका हूं। अगर तुम इससे पुरानी क्लासेस पढ़ चुके हो और तुम्हें अब भी नहीं पता कि सच के साथ कब एज आता है, कब दैट आता है, तो समझ लो तुम पाप कर रहे हो। तुम तरीके से पढ़ ही नहीं रहे हो अगर तुम सच के साथ एज और दैट अब भी नहीं जान पा रहे। जो इससे पिछली क्लास है मैंने उसमें भी बताया था, एडजेक्टिव वाली में भी, सच के साथ एज भी आता है, सच के साथ दैट भी आता है। सच के साथ दैट तब आता है जब केवल और केवल क्या चाहिए होगा, कंजक्शन चाहिए हो। सच के साथ एज तब आता है जब कंजक्शन चाहिए हो और साथ में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट चाहिए हो किसी ना किसी का। ठीक है, अगर दोनों चीजें चाहिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक, और साथ में कंजक्शन, किसका यूज करो, एज का। अगर तुम्हें लगता है केवल कंजक्शन चाहिए, वाक्य को जोड़ने के लिए कंजक्शन की आवश्यकता है केवल, किसका यूज करो, दैट का। बस इतनी सी कहानी है। अगर तुम्हें बात समझ में आई है तो जरा ध्यान से देखो, सेंटेंस पढ़ो। दीज बर्ड्स हैव सच स्मॉल विंग्स। इन वर्ड्स के इतने छोटे जो है विंग्स हैं, तो आपने सच का प्रयोग किया। एज दे कैन नॉट गेट इन टू एयर इवन इफ दे ट्राई। अगर वो ट्राई करें तो भी वो हवा में नहीं उड़ सकते। ध्यान से देखना, दे आपका सब्जेक्ट है, मैंने कहा सब्जेक्ट है, कैन नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गई, गेट इनटू आपकी मेन वर्ब हो गई, और गेट इनटू का ऑब्जेक्ट हो गया। गेट इनटू कहाँ, एयर में। ठीक है, ये मत सोचना बोले सर गेट वर्ब है, गेट इनटू वो साथ में ही आया है, गेट इनटू एयर। ठीक है, दे कैन नॉट गेट इनटू एयर। अगर गेट को वर्ब लेके चल रहे हो तो फिर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मान लो। ठीक है, इवन इफ दे ट्राई, अगर वो कोशिश भी करती हैं, इवन इफ दे ट्राई, अगर वो कोशिश भी करती हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं भैया ट्राई का भी तो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ट्राई का ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए होगा। तो एक चीज तो सोचने की है, जब ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट किसी को भी बना दो। ऑब्जेक्ट अगर तुम्हें चेक करना है तो यहां पर जो कंजक्शन रखा है, यहां पर जो एज रखा है, इस एज से पीछे क्या है, विंग्स है। एज से पीछे क्या है, विंग्स है। तो इसका जो एंटीसीडेंट है वो विंग्स है। कहने का मतलब, अगर तुम सब्जेक्ट बना रहे हो तो सब्जेक्ट विंग को बनाओगे, ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट विंग बनना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है ऑब्जेक्ट का मीनिंग विंग के साथ ठीक बैठ रहा है, ऑब्जेक्ट का मीनिंग विंग्स के साथ ठीक बैठ रहा है, मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्ट चाहिए तुम्हें। जैसे मैं कहता हूं इवन इफ दे ट्राई, अगर वो कोशिश करते, इवन इफ दे ट्राई विंग्स, अगर वो विंग्स ट्राई करते हैं, मीनिंगलेस हो गया। कहने का मतलब ट्राई का ऑब्जेक्ट विंग्स नहीं है। अगर ट्राई का ऑब्जेक्ट विंग्स होता तो मैं यहां एज लगाता, बिल्कुल सही होता, क्योंकि वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए था। अगर वो कोशिश भी करें, क्या कोशिश करें, उड़ने की, हवा में जाने की, तो कहने का मतलब है यहां पर ट्राई का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अगर ट्राई का ऑब्जेक्ट विंग्स चाहिए होता या गेट का ऑब्जेक्ट विंग्स चाहिए होता तो मैं कहता कि मेरी वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, मेरी वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन वर्ब जो है कोई भी ऑब्जेक्ट विंग्स की डिमांड नहीं कर रही है, तो वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट कौन रखा है, दे रखा है, ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं, है ना। सब्जेक्ट तुम्हारे पास है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। मतलब कहने का यह है, फिलहाल वाले सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट चाहिए, ना ही क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। केवल दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजक्शन चाहिए। और जब जब सच के साथ केवल कंजक्शन चाहिए होता है, किसका यूज करते हैं, बोले सर दैट का। अगर दैट का यूज करते हैं तो एज हटाओ और क्या लिखो, These birds have such small wings that they cannot get into air even if they try। ठीक है, दैट का प्रयोग करो और आगे बढ़ो। अच्छा सेंटेंस था। 34 देखिएगा, सबमिट योर आंसर शीट एज सुन एज पॉसिबल, लेस देन विजिलेटर मे रिफ्यूज। भाई साहब लेस आ गया है तो लेस के साथ मे नहीं, किसका यूज करेंगे, ज्यादा सोचे बिना शुड का। ठीक है, लेस के साथ किसका यूज करते हैं, शुड मॉडल का यूज करते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, किस पे चलूंगा, 35 पे चलूंगा। ठीक है, यू मस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट ही इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ योर्स नॉर अ फो ऑफ माइन, कि ना तो तुम्हारा ये दोस्त है ना ही मेरा दुश्मन है। देखो, कहीं नो आ जाए, नॉट आ जाए, या फिर नेवर आ जाए, ये ऑलरेडी नेगेटिव हैं, तो इसके साथ अलग से नॉर की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखना, इसके साथ और ही चलेगा, नॉर नहीं चलेगा, और चलेगा। जैसे तुमने कहा ही इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ माइन, तुमने नेगेटिव बना तो दिया। जब तुमने नेगेटिव बना दिया तो अलग से नॉर की आवश्यकता नहीं है। जब तुमने नेगेटिव नो नॉट नेवर आ गया तो अलग से फिर नॉर लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, सेंटेंस में नॉर जो है या तो नीदर के साथ आएगा,
या फिर जब किसी की ना में ना कर रहे होंगे ना, तब आता है। जैसे मैं कहता हूँ आई एम नॉट अ टीचर, या नहीं, मैं टीचर तो मैं हूँ, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, और सामने से एक व्यक्ति मेरे से कहता है नॉर डू आई, है ना, तो तब अकेले में नॉर आ सकता है कि ना तो मैं टीचर हूँ ना तुम टीचर, या ना तो मैं जो हूँ स्टूडेंट हूँ ना तुम स्टूडेंट हो। बोले मैंने कहा मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, वो कहता हाँ मैं भी नहीं हूँ। तो जब हाँ में हाँ या ना में ना करनी होती है तो नॉर और नीदर डू आई या नॉर नीदर डू का प्रयोग और आई सब्जेक्ट जो सामने वाला है उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से सिंगल सिचुएशन में एक तो वहां नॉर आ जाता है और उसके अलावा नीदर के साथ नॉर आ जाता है। इन जनरल वैसे नॉर का प्रयोग नहीं होता। बाकी ये भी ध्यान रखना, नेगेटिव सिचुएशन पहले से हो गई तो अलग से नॉर की आवश्यकता नहीं है। नॉट आ गया तो और लगाओ कि ना तो वो तुम्हारा दोस्त है, ना ही ना तो वो ना तो तुम्हारा दोस्त है ना ही मेरा दुश्मन है, इस तरीके से कहा गया है। इट इज नथिंग सॉर्ट ऑफ अ सरप्राइजिंग पीस ऑफ न्यूज दैट सहवाग डिड नॉट प्ले लाइक ही शुड हैव प्लेड। भाई देखो, दो सेंटेंस हैं, यहां तक है डिड नॉट प्ले के बाद, और ये सेंटेंस पूरा जोड़ा गया ही शुड हैव प्लेड, और यहां पर कंजक्शन के रूप में लाइक रखा गया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, दो शब्द होते हैं, एक होता है लाइक जो केवल प्रपोजिशन के रूप में काम करता है, एक होता है एज जो प्रपोजिशन भी बनता है और कंजक्शन भी बन सकता है। ध्यान रखना, दोनों काम कर सकता है, एज प्रपोजिशन और कंजक्शन दोनों बनता है, जबकि लाइक केवल प्रपोजिशन बनता है। अगर मैं कहूं प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट ले, पूरा सेंटेंस जोड़ रहे हो, ये कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए, प्रपोजिशन नहीं। पूरे वाक्य को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजक्शन चाहिए, और कंजक्शन कौन होता है, लाइक या एज। बोले सर एज, ठीक है, तो लाइक हटाओ एज लगाओ। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट आओ, द रीजन वाई। भाई द रीजन वाई के साथ हमेशा किसका यूज करोगे, द रीजन आ जाए या द रीजन वाई आ जाए, ठीक है, इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, बिकॉज का प्रयोग इसके साथ मिल जाए तो समझ लो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने द रीजन शुरू से दिखा तो दिया, द रीजन के साथ क्या मिल जाता है, कई बार बिकॉज मिल जाता है, ड्यू टू मिल जाता है, या ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी शब्द ऑइंग टू मिल जाता है। पहले तो रीजन बाद में लिखूंगा, याद आ गया मुझे दूसरा, ड्यू टू हो जाता है, ऑइंग टू आ जाता है। ठीक है, ऐसा कोई भी शब्द तुम्हें मिल जाए, बिकॉज मिल जाए, ड्यू टू मिल जाए, ऑइंग टू मिल जाए, कोई भी शब्द तुम्हें ऐसा मिल जाए तो समझ लो क्या है, इन सब का प्रयोग गलत है। ऑइंग टू गलत है, ड्यू टू गलत है, बिकॉज गलत है, रीजन दिखाने वाले शब्द गलत है, केवल क्या सही है, दैट सही है। बिकॉज काटो, क्या लिखो, दैट लिखो। क्यों क्यों सही है, क्योंकि द रीजन तुमने कह तो दिया, जब तुमने शुरू में ही कारण दिखा दिया तो दोबारा से कारण वाले शब्द की जरूरत नहीं है, एक बार कारण बता तो दिया। ठीक है, चलिए भाई 37 के बाद 38 पे आते हैं। नॉट ओनली ही इज अ मैन ऑनेस्ट, ही इज अ मैन ऑनेस्ट इन बिजनेस बट ऑल्सो वेरी सिंसियर। अब भाई देखो, बट ऑल्सो के बाद वेरी सिंसियर आया है, बट ऑल्सो के बाद क्या है, वेरी सिंसियर, उसकी क्वालिटी आई है। बट ऑल्सो के बाद क्या है, सिंसियर आया, एडजेक्टिव आया एक तरीके से, ऐसा मान लो। अगर बट ऑल्सो के बाद एडजेक्टिव आया है तो नॉट ओनली के बाद भी क्या आएगा, एडजेक्टिव, यहाँ गलत है। ही इज अ मैन नॉट ओनली ऑनेस्ट, नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव आ गया देखो, और बट ऑल्सो के बाद भी क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर जो है कोरिलेशन बना के चलो, और कोरिलेशन बनने के चक्कर में आंसर बनेगा आपका ए फॉर एप्पल, गलती होगी ए फॉर एप्पल में। ठीक है, अनलेस के साथ, अंटिल के साथ नॉट का प्रयोग गलत है भाई साहब। ठीक है, ये तो आंख बंद करके लगा दिया करो तुम, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। गलत है, और इट फॉल्स। नेक्स्ट आओ, हाई ई का हुआ भाई, ओहो गलती होगी साहब, 39 और 40 दोनों सेम सेंटेंस आ गया मुझे लगता है, तो ये शायद जो है टाइप होने में गलती हो गई है, 39-40 दोनों सेम आ गए हैं, माफी चाहते हैं। He was so ashamed of his misbehavior with his boss as he resigned on leave within 2 days। वो इतना अशेम था कि उसने 2 दिन में ही क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई सारी बात छोड़ो, मैंने तुम्हें अभी सिखाया था, जब भी सो लगा रहे हो और सो के साथ जब तुम एस लगा रहे हो तो ध्यान रखना, एस जो है जब भी सो आया है तो सो के साथ जब तुम कंजक्शन लगा रहे हो, मैं तुमसे कहूं एज या फिर दैट, बोले सो के साथ, बोले सर सो के साथ एज भी तो आता है, और यहां पूरा सेंटेंस लिखा है, कंप्लीट सेंटेंस लिखा है, पूरा वाक्य लिखा है, तो दैट ही सही होगा। पूरे वाक्य के लिए किसी भी सिचुएशन में एज का प्रयोग सही नहीं होगा। अगर किसके साथ चल रहे हो,
अगर सो के साथ चल रहे हो तो सो के साथ एज नहीं आएगा, सो के साथ क्या आएगा, दैट आएगा। अगर पूरा का पूरा सेंटेंस जोड़ा है और पूरा सेंटेंस जोड़ा है तो एज नहीं, किसका यूज करेंगे, सो के साथ दैट का। ही वॉज so ashamed of misbehavior, his misbehavior with his boss, that he resigned only within 2 days. 42 देखेगा। Such type of flora fauna are both found in India and Pakistan. अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई बोथ जो है वो किसके लिए आया है, तो बोथ फाउंड दोनों पाई जाती हैं, बताओ दोनों पाई जाती हैं, क्या कहना चाह रहे होंगे। सच टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फोना, इस टाइप की जो फ्लोरा एंड फोना है, आर फाउंड पाई जाती हैं कहां, दोनों इंडिया और पाकिस्तान में। आप ये कहना चाह रहे हो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में पाई जाती हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे होंगे। जब आप इंडिया और पाकिस्तान दोनों कहना चाह रहे होंगे तो सोच के देखो, जब इंडिया पाकिस्तान दोनों कह रहे हो तो बोथ भी उसके पहले आना चाहिए। बोथ जो है जिसके लिए आया है उसी के तो पहले लगाओगे। यहां पर बोथ फाउंड से पहले रखा है, भाई ये गलती होगी ना, दोनों पाई जाती हैं, दोनों पाई जाती नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में पाई जाती है, तो बोथ जो है वो फाउंड के लिए नहीं आया। बोथ जो है वो किसके लिए नहीं आया, फाउंड के लिए नहीं आया। अगर तुम ये बात समझ पाए, अगर तुम ये बात समझ पाए तो बोथ यहां गलत है। आप कहेंगे सच टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फोना आर फाउंड, बोथ आर फाउंड नहीं, इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान की बात चल रही है तो उसी के जस्ट पहले बोथ का प्रयोग करो। और बात अगर समझ में आई हो तो सी फॉर कैट में गलती होगी 42 में। और आगे चलते हैं बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा, ठीक है। 43 की बात करते हैं। 8 years have passed that I came to Delhi. 8 साल गुजर गए जब से मैं दिल्ली आया हूं। तुम्हारा दिल्ली आना, तुम्हारा दिल्ली आना। 8 years have passed, 8 साल गुजर चुके हैं जब से मैं दिल्ली आया हूं। ऐसी सिचुएशन के लिए सेंस का प्रयोग नहीं होता, याद करो। क्या टेंस नहीं पढ़ा तुमने थोड़ा सा भी, जब से मैं दिल्ली आया हूं तब से क्या हो गया है साहब, 8 साल गुजर चुके हैं। तो मैं अगर ऐसे कहूं कि 8 years have passed, 8 साल गुजर चुके हैं। अब इसके बाद तुमने दैट लगाया, ये सर्टेनिटी वाली बात थोड़ी है। मेरा दिल्ली आना टाइम है, मेरा दिल्ली आना क्या है, टाइम है, जब से मैं दिल्ली आया हूं। जैसे मैं कहता हूं 10 साल गुजर गए साहब, कितने गुजर गए, 8 साल गुजर गए सिंस। अब मैं कोई सन लिख दूं, मान लेता हूं यहां पे, मैं कहता हूं कि मैं कब आया था, मैं कहता हूं कि मैं 2020 में आ गया था साहब, मान लेते हैं 2020। मैंने कहा कि जो है 2020 में मैं दिल्ली आ गया था और 8 साल गुजर चुके हैं। तो आप जैसे 2020 की बात कर रहे हैं तो 2020 जो है वो टाइम है। और इस प्रकार के टाइम को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, सिंस का। पॉइंट इन टाइम के लिए किसका यूज करते हैं, ये जो आई केम टू दिल्ली है ये क्या है, पॉइंट इन टाइम ही तो है। तुम्हारा दिल्ली आना क्या है, पॉइंट इन टाइम है, नहीं बता दो, टाइम ही तो है। टाइम दो प्रकार का होता है, पॉइंट और ड्यूरेशन। ये पॉइंट है, तुम्हारा दिल्ली आना एक पॉइंट था। मैंने कहा 2020 है, 2020 क्या बोले सर, पॉइंट है। और पॉइंट इन टाइम को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, सिंस का। ये सर्टेनिटी का कंजक्शन यहाँ का क्या कर रहा है, ये कंफ्यूज करने के लिए आया है। 8 years have passed since I came to Delhi. Next up, he is too inexperienced that she cannot handle. ये जो दैट वाली क्लोज आ गई है, दैट वाली क्लोज जो है पूरी की पूरी बटी हुई है 2-3 हिस्सों में। इसका मतलब इसको तो छेड़ नहीं सकते, तो फिर टू को हटा लो। भाई दैट का पेयर किसके साथ बनता है, सो के साथ बनता है, तो मैंने सो कर लिया। ही इज सो इनएक्सपीरियंस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, आगे बढ़ा लो ऐसे इसी तरीके से ही। 44 हो गया भाई। 44 45 पे आ जाओ। हिज फादर वुड नॉट हैव डाइड इन केस द एम्बुलेंस हैड कम ऑन टाइम टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। कंजक्शन आया है इन केस, कंजक्शन क्या आया है, इन केस आया है। कंजक्शन क्या है, इन केस। भाई एक चीज ध्यान रखना, इन केस और इफ में क्या फर्क होता है, ऐसा ही बता देता हूं, ध्यान से सुनो। देखो इनकेस दिखाता है प्रिकॉशंस को, इनकेस किसको दिखाता है, प्रिकॉशंस को। तुम किसी चीज को लेकर प्रिकॉशन बरत रहे हो, इनकेस लगाओगे। इनकेस वाली सिचुएशन में वो घटना घटित नहीं होती, तुम केवल प्रिकॉशन दिखा रहे होते हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो मैं ये काम कर लेता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे 2 वॉचेस पहननी चाहिए, कहीं एक बंद ना हो जाए। प्रिकॉशन है, बंद नहीं हुई दोनों में से एक भी, लेकिन मैं कह रहा हूं कहीं एक बंद ना हो जाए यार, तो मैं 2 वॉचेस पहन लूं। तो जब तुम 2 वॉचेस पहनने की बात कर रहे हो, प्रिकॉशन है, बंद नहीं हुई अभी भी घड़ी, तो इस सिचुएशन में इफ नहीं किसका यूज करेंगे, इनकेस का। या मैं कहता हूं मुझे छाता ले लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश पड़ जाए, है ना। मुझे छाता लेना चाहिए, बारिश ना पड़ जाए। तो तुम, बारिश पड़ नहीं रही है, तुमने प्रिकॉशन लिया कि यार कहीं बारिश पड़ ना जाए। जब तुमने प्रिकॉशन लिया कि कहीं बारिश पड़ ना जाए, इसका मतलब बारिश पड़ नहीं रही है। तुमने पहले से ही किसी चीज को जो है आंख के चले, तुम पहले से ही किसी चीज को इमेजिन करके चले कि यहाँ बारिश ना पड़ जाए, इसलिए मैं छाता ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इनकेस का यूज करते हैं। और बाकी कंडीशन शर्त वाली बात है तो किसका यूज कर लेते हैं, इफ का। प्रिकॉशन की बात है तो इनकेस का यूज करते हैं। बाकी अब जरा कंडीशन सुनो। उसके पिताजी की मृत्यु नहीं हुई होती अगर एम्बुलेंस जो है टाइम पर आ गई होती।
रियल घटना है जो घटित हो चुकी, उसके पिताजी की मृत्यु, मरे नहीं होते मतलब मर चुके हैं, अगर एम्बुलेंस टाइम पर आ गई होती, आई नहीं। कंडीशन है साहब, क्या है, कंडीशन है, शर्त है। प्रिकॉशन वाली बात नहीं चल रही होती है, प्रिकॉशन वाली बात चल रही होगी भाई 2 एम्बुलेंस ले आते हैं कहीं एक खराब ना हो जाए, तो वो प्रिकॉशन है, ठीक है। लेकिन प्रिकॉशन की कंडीशन ही नहीं है कि तुमने किसी बात की प्रिकॉशन ली हो, शर्त है, क्लियर शर्त है। और शर्त के लिए इन केस नहीं, किसका यूज करते हैं, इफ का। किसका यूज करते हैं, इफ का। अच्छा एक चीज और, अगर तुम कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हो तो तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। एक आता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर तुम्हें पता हो, इफ के साथ 3 सिचुएशन बनती हैं। बोले सर फर्स्ट फॉर्म वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक बात तो ये हो गई। बोले सर सेकंड फॉर्म, सॉरी मैंने ये वुड कहां से लिख दिया, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां आ जाएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां आ जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इफ के साथ वाले हिस्से में, और इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जरा देखना, यही वाली तो सिचुएशन है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रहा। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले हिस्से में किसका यूज करते हैं, बोले सर इफ का, तो इनकेस हटाओ इफ लिखो। बाकी मैंने सिचुएशन भी समझा दी कि इनकेस और इफ में क्या फर्क होता है। 46 पे आइए साहब। भाई देखो एक चीज याद रखना, ये बहुत पूछे जाते हैं, मैंने चारों के चारों कल भी बताए थे, कल मतलब इससे पिछली क्लास में। सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, ठीक है। बाकी 2 लिटिल के बनते हैं, दोनों याद रखना, लिटिल इफ एनीथिंग, एक होता है लिटिल और नथिंग। लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग, लिटिल और नथिंग, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। बाकी अब देख लो, बाकी तुम्हें जो तुम्हें करना है तुम कर लो, ठीक है। सेल्डम इफ एवर कर लो या सेल्डम और नेवर कर लो, तुम्हारी मर्जी है, गलती किस में होगी, इफ और एप्पल में ही होगी। एज अब्दुल कलाम इज अ परफेक्शनिस्ट। सो अब वही बात है, मैंने आपको अभी सिखाया है, जब एक बार कंजक्शन आ जाए तो दोबारा कंजक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। 2 ही सेंटेंस जोड़ रहे हो, एक कंजक्शन बहुत है, एज के साथ अलग से सो की आवश्यकता नहीं है। 48 देखिएगा साहब, स्कार्सली आ जाए, मैंने आपको सिखाया हार्डली स्कार्सली के साथ, कहीं भी हार्डली या स्कार्सली आ जाए कंजक्शन के रूप में वैन आता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हार्डली स्कार्सली जाति से एडवर्ब होते हैं, जाति से क्या होते हैं, बोले सर एडवर्ब। अगर ये एडवर्ब हैं तो सब्जेक्ट से पहले क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। एडवर्ब जो है इन्वर्जन लेती है, इन्वर्जन कैसे आएगा, ऐसे आएगा, स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम, स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम, ठीक है। 49 देखिएगा, आई डोंट नो if any student of this institute is going to pass the SSC stenographer examination or not। ये तो बड़ी जो है बहुत बड़ा सवाल कर दिया गया तुम्हारे ऊपर, समझ रहे हो। और नॉट, मैंने आपसे कहा कहीं भी और नॉट मिल जाए, और नॉट के साथ किसका यूज करते हैं, वेदर का यूज करते हैं। वेदर के साथ और नॉट आता है, और नॉट अनिश्चितता को दिखाता है, कंजक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी होता है, और अनसर्टेनिटी की बात हो तो इफ नहीं आएगा। इफ होता है कंजक्शन ऑफ कंडीशन, किसका यूज करेंगे, वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, वेदर का यूज करेंगे। 49 के बाद आइए किस पे, 50 पे। मैं आपको बता चुका हूं डाउटफुल वाली सिचुएशन। डाउटफुल वाली सिचुएशन में क्या करते हैं, डाउट हो डाउटफुल हो, इसको पढ़ के देखो। हिज फादर वाज डाउटफुल, उसके फादर जो है डाउटफुल थे, इसका मतलब नॉट श्योर। डाउटफुल थे मतलब वो श्योर नहीं थे। अगर वो श्योर नहीं थे मतलब इसके आगे जो भी बात कही गई होगी, ये वाली जो कहानी है यहां से लेकर यहां तक की, ये कहानी जो है सर्टेन नहीं हो सकती, निश्चित नहीं हो सकती, ठीक है। ये कहानी सर्टेन नहीं हो सकती। अगर ये निश्चित नहीं हो सकती, जब कहानी निश्चित नहीं हो सकती तो कंजक्शन निश्चितता का क्यों आएगा, नहीं आएगा। उसके फादर फादर डाउटफुल थे मतलब निश्चित नहीं थे, निश्चित नहीं थे मतलब दैट नहीं आएगा। अगर दैट नहीं आएगा तो किसका यूज कर लो, बोले सर इफ लगा ले, मैंने कहा इफ लगा लो। वेदर लगा ले, बोले सर वेदर लगा लो, कोई समस्या नहीं है। दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन डाउटफुल वाली सिचुएशन में किसका प्रयोग नहीं करोगे, दैट का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि बात निश्चित नहीं है। इसको मैं थोड़ी देर पहले बताया था, मुझे लगता है आपको याद होगा, ठीक है। 51 देखेगा, यू मस्ट ईदर कॉल द पुलिस एल्स। देखो आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, इधर के साथ एल्स आ गया। अरे इधर के साथ क्या आता है, और आता है, एल्स की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इधर और होता है तो बहुत कॉमन सी बात है ना। 52 पे आइएगा, माई फादर हैड आस्क्ड मी सो मेनी टाइम्स दैट व्हाई आई डोंट ट्राई टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब एज सून एज पॉसिबल। ध्यान से देखना, एक तो ये देखो, माई फादर हैज आस्क्ड मी सो मेनी टाइम्स, ठीक है। और एक ये देखना,
आई डोंट ट्राई टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब एज सुन एज पॉसिबल। कहने का मतलब एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। कहने का मतलब कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं। अगर एक सेंटेंस के दो हिस्से हैं तो कंजक्शन कितना चाहिए? अरे बता दो। दो क्लोजेस हैं तो कंजक्शन कितना चाहिए? एक चाहिए। अगर एक कंजक्शन चाहिए तो यहां दो क्या कर रहे हैं? एक तो वाई लिखा है, एक लिखा है दैट। पहले गिन लिया करो, ऐसा मत सोचना दो कंजक्शन साथ में आए तो गलती है, ऐसा नहीं है। दो कंजक्शन साथ में आ सकता है, हो सकता है तीन सेंटेंस हो सकता है तीन क्लोजेस हो, तो दो कंजक्शन साथ में रखे हो, कोई समस्या नहीं। गिन के देख लिया, गिन के देखा, दो मिले। दो मिले तो कंजक्शन कितना चाहिए? एक चाहिए। अगर कंजक्शन एक चाहिए दो के साथ में तो फिर सीधी सीधी बात है, एक कंजक्शन लगाओ। अच्छा, आस्क्ड को देख के ये पता लग सकता है कि वाक्य प्रश्नवाचक होगा। अगर प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो फिर वाई का प्रयोग क्या होगा? सही होगा, और दैट का प्रयोग क्या होगा? गलत होगा। दैट तो वही बात है कि असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं। आस्क्ड का प्रयोग हुआ है मतलब प्रश्नवाचक वाक्य था, इंटरोगेटिव सेंटेंस था। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस था तो फिर वाई का प्रयोग क्या है? सही है, और दैट का प्रयोग क्या है? गलत है। गलती कौन से पार्ट में निकलेगी? बी फॉर बॉल में निकलेगी। और आगे चलते हैं 53 देखिएगा। द प्रीचर सेड टू हिज फॉलोअर्स, लिव योर लाइफ एज पीसफुली एज पॉसिबल लेस्ट योर लाइफ मे गो इन वेन। मैं तुम्हें बता चुका हूं, लेस्ट के साथ केवल एक मॉडल आता है, कौन? शुड। लेस्ट के साथ केवल एक मॉडल आता है, शुड, और कुछ नहीं सोचना है। 54 पे आइए। दिस इज नॉट सच एन इशू विच कैन नॉट बी एड्रेस्ड। भाई सच के साथ विच तो कभी आता ही नहीं है। सच के साथ दो चीजें आती हैं, या तो एज या फिर क्या? दैट। अब एज और दैट कब आता है ये तुम्हें बताना पड़ेगा, अभी बता के आया हूं, आगे नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, अब दिक्कत यह है अगर खाली दैट आया होता तो काम चल जाता, अभी एज भी आएगा, यहां एज आएगा। दिस इज नॉट सच एन इशू। आगे आपने कहा कैन नॉट बी एड्रेस्ड। अब कैन नॉट बी एड्रेस्ड जो है वर्ब है, इससे पहले तुम्हें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? कंजक्शन चाहिए। और मैं तुम्हें सिखा चुका हूं कि जब कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक चाहिए हो तो एस लगाते हैं, जब केवल कंजक्शन चाहिए हो तो क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। कहानी इतनी सी है कि आपको यह पहचानना है कि खाली कंजक्शन चाहिए या कंजक्शन के साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से कोई एक चाहिए। कंजक्शन तो चाहिए चाहिए, दो बातें जोड़नी है, और साथ में कैन नॉट बी एड्रेस का सब्जेक्ट चाहिए। तो भाई साहब आपको दोनों चीजें चाहिए, सब्जेक्ट और कंजक्शन। और ऐसी सिचुएशन में किसका यूज करेंगे? एज का यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। किसका यूज करेंगे? एज का, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विच गलत है, ऐसा ही होगा। 55 पे आइएगा। सेल्डम और एवर। सेल्डम और नेवर, इसके आगे देखना ही नहीं है। ठीक है, आइए जरा। भाई देखो, कंजक्शन की बात आ जाए 56 देखो, सबसे पहले बात है कि बिकॉज आया एक कंजक्शन, और ये है एक 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 सेंटेंस इतना। जब तक कॉमा ना लग जाए, तुम्हें मिल ना जाए कि कॉमा कहीं लगा, ये रहा देखो, यहां लग गया कॉमा, और एक अगला हिस्सा ये वाला है। कहने का मतलब है दो जो है क्लोजेस हैं, इसका मतलब शुरू में एक कंजक्शन आई गया बिकॉज, इसका मतलब मैं आपसे कहूं सो की जरूरत है नहीं है। अब इसी को एज अ नियम याद कर लो कि भाई बिकॉज के साथ किसका प्रयोग नहीं होता? सो का प्रयोग नहीं होता। वो तुम्हारी मर्जी है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, 57 पे आइएगा। सिंस इट इज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर यू हैड बेटर डू दिस वर्क एज क्विकली लाइक हर। एज क्विकली लाइक हर, तुम इस काम को उतना तेजी से करो जितना तेजी से वो कर रही है। तो एज क्विकली, एज, पहली बात तो एज के साथ किसका पेयर बनेगा? बोले सर एज का, एक बात। और दूसरी बात, जब तुलना कर रहे हो यू की, यू कौन है? बोले सर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हो तो कौन से केस से करोगे? सब्जेक्टिव केस से। तो हर नहीं, किसका यूज करोगे? शी का। किसका यूज करोगे? शी का। अब जो है सेंटेंस ठीक होगा। अब जो है सेंटेंस क्या होगा? ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। एज सुन एज ही ओपन द ओल्ड वुडन बॉक्स देन अ रैट जम्प्ड आउट ऑफ इट। वही बात है, एज सुन एज जब कंजक्शन के रूप में आ गया तो अलग से देन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यही सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ओपन द बॉक्स, वुडन बॉक्स, कॉमा, अ रैट जम्प्ड आउट ऑफ इट। द रीजन, हाँ जी, मैं आपसे कहूं द रीजन, द रीजन के साथ ड्यू टू आ गया। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि द रीजन के साथ किसका प्रयोग? द रीजन हो, द रीजन वाई हो, इसके साथ केवल दैट आता है। ड्यू टू आ जाए, ओइंग टू आ जाए, या रीजन से रिलेटेड कोई भी शब्द आ जाए, उस सिचुएशन में इसको क्या मानते हैं? गलत मानते हैं। अगर बात समझ में आई हो तो द रीजन वी हैव बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज दैट ड्यू टू फैक्ट की आवश्यकता नहीं है, ये एक्स्ट्रा दे रखा है कारण से, कि ड्यू टू का मतलब होता है कारण से, और कारण तो शुरू में लिखा ही है। आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। 60 देखिए। द फ्यूचर इज येट टू कम बट यू हैव राइट टू शेप इट। भविष्य जो है आने वाला है और तुम्हारे पास इसको शेप करने का राइट है। बड़ी अच्छी बात है साहब। आपने बट लगाया कंजक्शन, बस मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या आप पहचान पा रहे हो कि बट गलत है?
आपने कहा द फ्यूचर इज येट टू कम, भविष्य जो है अभी तुम्हारे सामने पड़ा है, आगे है, आने वाला है, और आप कह रहे हो यू हैव अ राइट टू शेप इट, कि तुम्हारे तुम्हारे पास जो पूरा अधिकार है इसको बनाने का। पहली वाली लाइन पॉजिटिव है, फ्यूचर जो है आने वाला है, भविष्य जो है तुम्हारे सामने पड़ा है साहब, ठीक है। फिर आपने कंजक्शन लगाया, आगे लिखा यू हैव अ राइट टू शेप इट, तुम्हारे पास पूरा अधिकार है उसको शेप करने का, तो तुम अपने भविष्य को खुद शेप कर पा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। दो पॉजिटिव बातों को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? एंड का। बट किसके लिए आता है? बट जब नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़नी हो या पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़नी हो तब बट का प्रयोग करते हैं। फिलहाल बट की नहीं, किसकी आवश्यकता है? एंड की। किसकी आवश्यकता है? एंड की। बात समझ में आई हो तो सी फॉर कैट में गलती बनाएंगे और आगे चलेंगे। नाइदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट वर asleep when the phone rang up। 61 देखिएगा जरा गाइस, क्या लग रहा है? सब कुछ तो ठीक है, नाइदर के बाद क्या आया? डॉक्टर आया, नीदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट्स, तो भाई दोनों के बाद नाउन आया, कोई समस्या नहीं है। नॉर के बाद में मतलब वर्ब के पास में जो होता है उसके वो उसके हिसाब से वर्ब आती है। वर्ब के पास में कौन है? असिस्टेंट। असिस्टेंट्स प्लूरल है तो वर आया, बिल्कुल सही है। असलीप एक ऐसा शब्द है जो प्रिडिकेटिवली आता है, इसके बाद नाउन नहीं आता, बाद में कोई नाउन आया भी नहीं है, ठीक है। और फोन का बजना एक टाइमिंग है तो कंजक्शन वैन, बिल्कुल ठीक है। द फोन रंग अप सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात चल रही है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। सेंटेंस क्या है? नो एरर है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। 62 पे आइएगा। डेस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टैक्ट्स, भाई इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, डेस्पाइट के बावजूद, लेकिन डेस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता, तुम्हें पता होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ होता है, ठीक है, इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, लेकिन डेस्पाइट के साथ किसका प्रयोग नहीं करते? ऑफ का प्रयोग नहीं करते। मीनिंग दोनों के सेम निकलते हैं, इन स्पाइट ऑफ या फिर डेस्पाइट, के बावजूद, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 63, फॉर ही कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ वर्क एट अ टाइम, ही रिजेक्ट्स मैनी ऑफर्स, क्योंकि वो जो है कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ वर्क एट अ टाइम, एक टाइम पर बहुत सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए उसने क्या करा? रिजेक्ट करे बहुत सारे ऑफर्स। कंजक्शन आया है 4, कंजक्शन आया है 4। अब ये बहुत काम आएगा जो बात तो मैं बताने जा रहा हूं, और ये फिल इन द ब्लैंक्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत काम आता है, एरर में भी काम आ जाएगा। देखो वैसे तो 4 जो है वो क्योंकि को दिखाता है, 4 जो भी है किसको दिखा सकता है? चूंकि को दिखा सकता है, एक बात, ठीक है। एज, सिंस, बिकॉज, ये भी किसको दिखाते हैं? चूंकि को दिखाते हैं, क्योंकि को दिखाते हैं, दोनों जो है बातें सेम है, लेकिन एक फर्क है इसमें। एक होता है फैन बॉयज, कौन से कंजक्शन होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। कौन से कंजक्शन होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। फैन बॉयज मतलब फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, और कौन सा? सो। ये जो कंजक्शन है फैन बॉयज कहलाते हैं और कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं, ठीक है। मैं आपसे कहूं एक प्रकार के और कंजक्शन होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन फैन बॉयज के अलावा, फैन बॉयज के अलावा जितने भी कंजक्शन हैं सभी के सभी क्या होंगे? बोले सर सबऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे। बहुत बढ़िया। मैं आपसे एक बात बताऊं, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्रयोग नहीं हो सकते, या फिर ऐसे लिखो, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है वाक्य के प्रारंभ में नहीं आता। जैसे मैं कहूं कि भाई ये 4 बातें देखो, ये 4 लाइनें जो मैंने बताई यही काम की हैं। देखो जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है फैन बॉयज के अलावा जितने कंजक्शन हैं ये वाक्य के स्टार्टिंग में भी आ जाते हैं और वाक्य के बीच में भी आ सकते हैं। यहां भी सही है, यहां भी सही है, दोनों जगह कोई दिक्कत नहीं है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन प्रारंभ में और बीच में दोनों जगह आ जाता है। एक बात, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की एक खासियत होती है केवल जो है बीच में आता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में करना गलत होता है, ये बात ध्यान रखना। तीनों सही है, कौन सा गलत है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आता। तो जो एफ से 4 है अगर ये कंजक्शन बना है तो ये वाक्य के प्रारंभ में नहीं आएगा, और तुमने कहाँ ही रखा है? शुरू में ही रखा है। बस यही कहानी है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। 4 का प्रयोग वाक्य के शुरू में नहीं हो सकता, भले से उसका मीनिंग क्योंकि का हो। बोले सर क्योंकि का मीनिंग देना है, एज दे दो, सिंस दे दो, बिकॉज दे दो, कुछ भी लगा दो, तीनों ही सही है।
एज ही कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि वो बहुत सारा काम नहीं कर सकता एट अ टाइम, एक टाइम पर, इसलिए उसने बहुत सारे ऑफर्स जो है वो क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, दो आगे चले गए क्या, 65 नहीं 64, चलो साहब 64 पे आइएगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इन अ वेरी हार्श टोन, टीचर ने बड़े हार्श टोन में बच्चों से कहा, वेट हेयर, यहां पर इंतजार करो, अनलेस आई केम बैक विद बैग्स, जब तक मैं बैग्स के साथ ना आ जाऊं। टीचर का बैग के साथ वापस आना, टीचर का बैग्स के साथ वापस आना, क्या लगता है तुम्हें, ये कंडीशन है या ये टाइम है? यहां पर इंतजार करो जब तक मैं बैग के साथ वापस ना आ जाऊं, टीचर जाएगा और बैग के साथ वापस आएगा। टीचर का बैग के साथ वापस आना, टीचर का बैग के साथ वापस आना क्या है, कंडीशन नहीं है, टीचर का बैग के साथ वापस आना टाइम है। मतलब मैं जब तक वापस ना आ जाऊं, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, मेरे टाइम पे मेरा वापस आना टाइम है, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 50 मिनट में, तुम्हारा वापस आना क्या है, टाइम है। और अगर तुम्हारा वापस आना टाइम है तो टाइम की वजह से अनलेस नहीं किसका यूज करेंगे, अंटिल का। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम्हारा वापस आना क्या है, टाइम है, और टाइम है तो किसका यूज करोगे, अंटिल का, यही मैं बताना चाह रहा था। 65 देखिएगा, ऑल दो ही हैड लॉस्ट ऑल द मनी ही एक्यूमुलेटेड, बट, मैं तुम्हें शुरू में ही सिखा के आया हूं कि ऑल दो के साथ बट का प्रयोग नहीं करते। चाहो तो कुछ मत लगाओ, चाहो तो क्या लगा दो, येट लगा दो, लेकिन ऑल दो के साथ बट नहीं आता, ध्यान रखना। ठीक है, 66 देखेंगे। सुनील सेड टू मी दैट आई हैव नो अदर गोल्स बट टू बी अ बैंक पीओ एज सुन एज पॉसिबल। बोले कोई गोल नहीं है, अदर आ गया है, ठीक है, नहीं, दो बातें ध्यान रखना, अदर और रेदर। अदर के साथ देन आता है हमेशा पेयर के रूप में, और रेदर के साथ भी क्या आता है, देन आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बट नहीं, अदर आ गया है तो किसका यूज करोगे, बोले सर देन का, अदर देन। बाकी एक होता है एल्स, एल्स के साथ पेयर बनता है बट का, एल्स के साथ पेयर किसका बनता है, बट का, अदर देन रेदर देन। ठीक है, तो अदर आ गया है तो देन लगा लो, कहीं रेदर आ जाए तो भी देन लगाना, कंजक्शन के रूप में, बट नहीं चलेगा साहब। 67 देखिएगा गाइज, ऑल डे लॉन्ग ही केप्ट वर्किंग विदाउट टेकिंग एनी फूड एंड वाटर, पूरे दिन वो बिना जो है फूड और वाटर लिए काम करता रहा। क्यों, क्योंकि वो सफलता पाना चाहता है। उसका पूरे दिन काम करने का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, ये जो है वो पर्पस ही तो है। उसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, क्योंकि वो सफल होना चाहता है। अगर पर्पस दिखा रहे हो तो किसका यूज करो, सो दैट का। ये रीजन नहीं है, उसका सफल होना रीजन नहीं है, उसका सफल होना रीजन नहीं है कि वो सफल हो जाएगा, वो रीजन है नहीं। उसका सफल, वो सफल होना चाहता है, पर्पस है, और पर्पस दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, सो दैट का। दूसरी बात, सो दैट के साथ मे और माइट का यूज करते हैं, ये भी देख के तुम्हें समझ में आना चाहिए था कि बिकॉज गलत है और सो दैट आएगा वो सही है। ठीक है, ध्यान रखना। 67 हो गया साहब, 68 पे चलिएगा। ही मस्ट नो दैट आई वॉन्ट हिम टू स्टडी एस्ट्रोलॉजी, उसको पता होना चाहिए कि मैं चाहता हूं कि वो एस्ट्रोलॉजी पढ़े। क्यों, उसको पता होना चाहिए कि मैं उसको चाहता हूं, आई वॉन्ट हिम टू स्टडी, मैं चाहता हूं कि हिम जो है वो क्या पढ़े, एस्ट्रोलॉजी पढ़े। क्यों, क्योंकि ही विल हैव अ फार बेटर चांस, क्योंकि उसका बहुत बेहतर चांस होगा, उसको एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए, पर्पस क्या है, सो दैट, ताकि, सो दैट की हिंदी क्या निकलती है, बोले सर ताकि, ताकि क्या हो, ताकि ही विल हैव अ फार बेटर फ्यूचर। सो दैट के साथ क्या आता है, मे या माइट आता है, शुरू में प्रेजेंट है तो मे लगा लो। सॉरी, सो दैट ही मे हैव अ फार बेटर चांस, उसका बहुत अच्छा चांस हो जाए, बहुत अच्छा चांस मिले, ताकि उसको बहुत अच्छा चांस मिले, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो एस्ट्रोलॉजी पढ़े। गलती कौन से पार्ट में, सी फॉर कैट में। भाई पर्पस दिखा रहे हो, सो दैट का यूज करो। सपोजिंग के साथ इफ का प्रयोग नहीं करते, मैं तुम्हें बता चुका हूं, खाली सपोजिंग का प्रयोग करो या खाली इफ का प्रयोग करो। ठीक है, हाँ जी, ही सेड टू हिज वाइफ, आई एम डूइंग ऑल दिस नॉट ओनली फॉर यू बट ऑल्सो योर चिल्ड्रन। भाई साहब ध्यान दो जरा, नॉट ओनली फॉर यू बट ऑल्सो योर चिल्ड्रन, केवल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए मैं कर रहा हूं साहब। बताओ जरा क्या कहेंगे आप। देखो वैसे तो दो तरीके से वाक्य ठीक हो सकता है, समझे नहीं, वैसे तो दो तरीके से वाक्य ठीक हो सकता है। ऐसा कह लो, नॉट ओनली फॉर यू बट ऑल्सो फॉर योर चिल्ड्रन, बट ऑल्सो फॉर योर चिल्ड्रन, प्रोपोजिशन लगा दो ना अगर तुमने लगाई रखी है तो। बाकी तुम चाहो तो वैसे भी ठीक हो सकता है, हालांकि फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि दूसरे पार्ट में गलती कैसे हो गई, हमें तो लेफ्ट से राइट चलना था, इसलिए फॉर योर चिल्ड्रन ही ठीक मान लो। ये ऐसा भी हो सकता है, आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर चिल्ड्रन। ठीक है, हालांकि ये तरीका बेहतर है जो मैंने करा है। 71 देखिएगा, दैट वॉज सच अ डेंजरस एंड बाउंसी विकेट
एज ऑल श्रीलंका प्लेयर्स रिफ्यूज टू प्ले। सारे के सारे श्रीलंका प्लेयर्स ने मना कर दिया खेलने के लिए। अब मैं तुम्हें बता चुका हूं सच के साथ एज तब आता है जब तुम्हें कंजक्शन चाहिए हो और साथ में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट चाहिए हो। अब कंजक्शन चाहिए, ये बात तो पक्की है, दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं तो कंजक्शन तो चाहिए। अब मैं आपसे कहूं प्लेयर्स रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड वर्ब है, वर्ब से पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। श्रीलंका प्लेयर सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट तो चाहिए नहीं। ऑब्जेक्ट देख लो, कहीं ऑब्जेक्ट तो नहीं चाहिए, जरा देखना। वर्ब क्या है? रिफ्यूज्ड। उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। क्या करने के लिए? रिफ्यूज्ड व्हाट? टू प्ले। रिफ्यूज मना कर दिया, क्या करने के लिए? खेलने के लिए। क्या मना करा? खेलने के लिए मना करा। बोले सर रिफ्यूज वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? रिफ्यूज व्हाट? टू प्ले। तो आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट भी रखा है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, बोले सर प्ले का ऑब्जेक्ट ना मिल जाए, प्ले भी तो ट्रांजिटिव वर्ब है। मान लेते हैं प्ले का ऑब्जेक्ट है भी, लेकिन ऑब्जेक्ट जो भी बनेगा वो ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला बनेगा ना। तो टू प्ले विकेट, प्ले का ऑब्जेक्ट विकेट बन सकता है? क्या खेलेगा? विकेट खेलेगा? नहीं। कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट भी नहीं चाहिए आपकी वर्ब को। क्या भी नहीं चाहिए? ऑब्जेक्ट भी नहीं चाहिए, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं चाहिए, केवल कंजक्शन चाहिए। और सच के साथ जब केवल कंजक्शन चाहिए होता है तो एज नहीं किसका यूज करते हैं? दैट का। किसका यूज करते हैं? दैट का। और बात समझ में आई हो तो सी फॉर कैट में गलती निकालेंगे और भागेंगे आगे की तरफ। हाउ शुड आई मेक यू बिलीव दैट यू आर नो अदर? अदर के साथ देन आता है, यू आर नो अदर देन। सी फॉर कैट में गलती निकालेंगे, माई हार्ट बीट्स एंड ब्रेथ। चलो खैर, आ जाओ भी जरा 73 पे। फिर वही बात है, आसान क्वेश्चन है। ही वुड रेदर बाय सम लैंड्स बट, मैंने कहा अदर के साथ देन आता है, रेदर के साथ भी क्या आता है? देन आता है। अदर के साथ देन आता है, रेदर के साथ भी क्या आता है? देन आता है। बट का प्रयोग नहीं करेंगे, रेदर के साथ भी क्या लगाएंगे? बोले सर देन लगाएंगे। सचिन इज वेरी गुड बैट्समैन एंड हु इज द फर्स्ट टू स्कोर डबल सेंचुरी इन ओडीआई। दो सेंटेंस है, एक तो ये वाला, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है ये वाला, ठीक है। दो सेंटेंस हैं जोड़ने के लिए, तो कंजक्शन भी कितना चाहिए? बोले सर एक चाहिए। अगर एक कंजक्शन चाहिए तो डब्ल्यू हु जो है बीच में जब जब आता है कंजक्शन का काम करता है। एंड की कोई जरूरत नहीं है, दो कंजक्शन नहीं चाहिए, एक चाहिए। एक चाहिए तो किसको बना लो? हु को बना लो। ऑन नो अकाउंट शुड द आर्टिकल एक्सीड मोर देन 300 वर्ड्स। ऑन नो अकाउंट बोले किसी भी कीमत पर जो आर्टिकल है ज्यादा नहीं होना चाहिए 300 वर्ड से। अब देखो शुड नॉट एक्सीड, एक्सीड मतलब मोर देन। अब जब तुमने एक्सीड लिख दिया तो मोर देन की क्या जरूरत है? एक्सीड का मतलब ही क्या होगा? एक्सीड का मीनिंग ही क्या होगा? मोर देन। नहीं होना चाहिए, किससे ज्यादा? किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 300 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक्सीड का मतलब ही मोर देन है, तो अलग से मोर देन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 75 हो गया साहब, 76 ले लो। अब वही बात है, इन केस और इफ दोनों कंजक्शन साथ में आ गए, भाई साहब दोनों की आवश्यकता नहीं। अब बोले सर इन केस ही क्यों काटा, इफ क्यों सही है? क्योंकि प्रिकॉशन नहीं, कंडीशन है। अगर बारिश पड़ती है, कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज बारिश पड़ती है मान लेते हैं, तो मैं जो हूँ तुम्हें कल नहीं मिल पाऊंगा, ठीक है। नहीं, कल 5 बजे नहीं मिल पाऊंगा मैं तुम्हें, अगर बारिश पड़ती है तो कंडीशन है। नेक्स्ट आओ, यू विल श्योरली फेल इन द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट मंडे। भाई जब आपने नेक्स्ट मंडे की बात करी तो ध्यान रखना कोई भी डे है, डे से पहले क्या लगाते हैं? बोले सर ऑन लगाते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। लेकिन अगर डेज कोई भी दिन है, डेज क्या, कोई भी डे है, ठीक है, किसी भी दिन से पहले आपने नेक्स्ट या फिर लास्ट लगा दिया तो उससे पहले ऑन की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। अगर आपने लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे कह दिया तो ये एडवर्ब बन गया, और एडवर्ब से पहले ऑन की आवश्यकता नहीं होती। मैं ये बात बता चुका हूं आपको पहले भी और अभी भी बता दे रहा हूं। डेज से पहले ऑन लगा, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। लेकिन अगर आपने डेज से पहले नेक्स्ट या लास्ट लगा दिया तब आपको ऑन की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने कहा नेक्स्ट मंडे, तो अब ऑन नहीं चाहिए, अब केवल नेक्स्ट मंडे से ही क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 77 हो गया, 78 देखो। एक चीज और देखना, पिछले वाले सेंटेंस में मुझे ही दिखा क्या? You will surely fail in the examination to be held next Monday if you will work hard। दोनों तरफ will आ गया, जरा देखना। if you don't work hard, if you do not work hard, इसको ऐसे लिखना, if you do not work hard। नेक्स्ट आओ भाई, no sooner did I enter the house I saw my uncle going out for a walk। भाई नो सुनर आया है ना तो नो सुनर के साथ देन भी तो आता है, उसको कहाँ रखोगे? नो सुनर ने इन्वर्जन ले लिया, बोले सर ले लिया, बिल्कुल सही है। जैसे ही मैं घर में घुसा, मैं अपने अंकल को देखता हूं, तो नो सुनर के साथ किसका यूज करेंगे? देन का यूज करेंगे। बस इतनी सी ही कहानी है। 79 दिखेगा,
वन ऑफ द सिक्योरिटी मैन आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा दैट इफ आई वांटेड टू गो इन, वही बात है, दो कंजक्शन आ गए, एक सेंटेंस ये है, उसने मुझसे पूछा एक सेंटेंस ये है आई वांटेड टू गो इन, दो वाक्य को जोड़ने के लिए कंजक्शन दो नहीं एक आएगा। अब कौन सा आएगा? आस्क्ड आया मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक है तो किसको सही मान लो? इफ को सही मान लो इंटरोगेटिव की वजह से। if you had not been so secretive, if you had told me all the facts earlier, I could have helped you। भाई साहब 80 नंबर, वाक्य थोड़ा ठीक है। अगर तुम ज्यादा सीक्रेटिव ना होते, अगर तुम मुझे पहले सारे फैक्ट्स बता देते तो मैं तुम्हारी मदद कर पाता। अब ये जो है ना आई कुड हैव हेल्प्ड यू, एक तो ये हो गई बात, ठीक है साहब। देखो मैं अगर तुमसे कहूं पहले वाले सेंटेंस में इफ आया और एक सेंटेंस तुमने लगा दिया, ये आ गया साहब इफ, ऐसे तो इसको पूरी को पूरी क्लोज को मान लो कि तुमने इफ लगाया, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं इफ के साथ तुमने एक सेंटेंस लिखा कॉमा, फिर तुमने इफ के साथ एक सेंटेंस लिखा कॉमा, और फिर तुमने कॉमा लगा दिया साहब, ये आ गया है ना। मैं अगर तुमसे कहूं कि ये जो है इफ, ये वाला इफ इस वाले वाक्य से कनेक्ट होने के लिए है और ये वाला इफ इस वाले वाक्य से कनेक्ट होने के लिए है, लेकिन इफ ये इफ क्लोज और ये इफ क्लोज दोनों सेम क्लोजेज हैं, इफ और दो सेम क्लोजेस को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? एंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एंड का। इफ यू हैडंट बीन सो सीक्रेटिव एंड इफ यू हैड टोल्ड मी द फैक्ट्स अर्लियर, दो बातें जोड़ी, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया? एक बनाया। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया? एक बनाया। और इन दोनों के लिए कॉमन कंजक्शन क्या आया? इफ आया, जो कि इस वाली क्लोज से क्या करेगा? रिलेट करेगा, और तब मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इफ वाली दो क्लोजेस हैं और दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे? एंड का। ठीक है। इफ यू हैड बीन सो सीक्रेटिव, हैडंट बीन सो सीक्रेटिव एंड if you had told me all the facts earlier, I could have helped you। अब आ जाएगी बात ठीक, ठीक है। He did nothing else than play। मैंने आपसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जब मैंने अदर और रेदर के साथ देन बताया था, तो एल्स के साथ बट आता ही बताया था कि एल्स अपने साथ किसका पेयर लेता है? बट का। तो देन नहीं, किसका प्रयोग करेंगे? बट का, क्योंकि क्या आ गया है? एल्स आ गया है। ठीक है, ज्यादा सेंटेंस नहीं रह गए हैं साहब, बहुत कम, 82 पे आ गए हैं हम। ठीक है। स्कार्सली वी हैड फिनिश्ड, भाई हार्डली स्कार्सली जैसे ही देखो तो सबसे पहले तो एक बात देखो कि हार्डली स्कार्सली के साथ कंजक्शन क्या आया, लेकिन कंजक्शन से पहले देखो वैन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, लेकिन कंजक्शन से पहले एक चीज चेक करो कि इन्वर्जन आया कि नहीं आया। जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब आ जाए तो वो इन्वर्जन लेता है, और इन्वर्जन लेता है तो आप कहेंगे स्कार्सली हैड वी फिनिश्ड, स्कार्सली हैड वी फिनिश्ड, स्कार्सली हैड वी फिनिश्ड। नो सुनर के साथ देन आता है, मैंने कहा आता है। नो सुनर है, नो सुनर के साथ बोले सर देन आता है, मैंने कहा आता है। नो सुनर के साथ देन है, लेकिन इन्वर्जन भी तो आता है। नो सुनर, अच्छा गलती इस वाले में नहीं, इसमें निकालेंगे। नो सुनर, यहां हेड गलत है और आप हेड को यहां लगाएंगे। क्यों? सब्जेक्ट से पहले हेड लगाएंगे तभी तो इन्वर्जन आएगा। एडवर्ब शुरू में आ जाए तो इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। नो सुनर हेड जो है स्पोकन, यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। ईदर के साथ और आता है, ठीक है, लेकिन और आपने लगाया एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, स्टोरी का फर्स्ट हाफ, तो आप यहां लगाएंगे यू मस्ट टेल मी ईदर, या तो पूरी स्टोरी या फिर उसका आधा पार्ट बताना पड़ेगा। तो और आया आधे पार्ट के लिए, तो इधर आएगा पूरे पार्ट के लिए, होल स्टोरी के लिए, इधर टेल के लिए नहीं आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा 80 80 80 80 85। आई एम सो टायर्ड सो आई कैन नॉट वॉक। सो के साथ दोबारा सो नहीं आता, आई एम सो टायर्ड, सो के साथ किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। आई एम सो टायर्ड दैट। नेक्स्ट देखिएगा अनलेस द गवर्नमेंट डज नॉट, अनलेस आ गया है तो गवर्नमेंट, अनलेस आ गया है तो नॉट का प्रयोग गलत है, बाकी रिवाइज का रिवाइजेस कर दीजिएगा। अनलेस द गवर्नमेंट रिवाइजेस इट्स पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। सपोजिंग के साथ इफ का प्रयोग सही है गलत? बोले सर गलत, सपोजिंग के साथ इफ हटाइएगा। वी वर सो लेट देन द मीटिंग वॉज ऑलमोस्ट ओवर व्हेन ही अराइव्ड। वी वर सो लेट दैट, वी वर सो लेट दैट द मीटिंग वॉज ऑलमोस्ट ओवर। अरे सो के साथ देन का पेयर थोड़ी, सो के साथ किसका पेयर बनता है? दैट का पेयर बनता है। वी वर सो लेट दैट कि मीटिंग जो है क्या हो चुकी थी? खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से वही बात है, अनलेस के साथ किसका प्रयोग नहीं करेंगे? नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब जो है सेंटेंस मुझे ऑलमोस्ट खत्म हो गया क्योंकि मैंने सारी बातें करा दी, तो अब वो रिपीट होंगे क्वेश्चन, ठीक है। बट ऑल्सो आया है इन ऑनेस्टी के लिए, तो नॉट ओनली आएगा इन हार्ड वर्क के लिए, ठीक, क्योंकि सेम पेयर बनाते हैं ना। तो बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी, नॉट ऑल्सो इन हार्ड वर्क, बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी, तो गलती निकलेगी ए फॉर एप्पल में, ठीक है।
You must admit the fact that when he was in Mumbai, he was treated like an inferior entity. भाई साहब 91 क्या कह रहा है जरा बता देना. देखो एक चीज ध्यान रखना, यू मस्ट एडमिट द फैक्ट, एक हिस्सा तो ये हो गया, बोले सर कॉमा, दैट व्हेन ही वाज, तो कंजक्शन है दो, एक आया कंजक्शन दैट, एक आया कंजक्शन व्हेन. बच्चे क्या करते हैं, बोले दो कंजक्शन देखती है, एक को तीर मार दिया, गलत हो गया. नहीं, ध्यान से सुनो. पहली बात आई क्या, पहली आई ये वाली, यू मस्ट एडमिट द फैक्ट. दूसरा आया ही वॉज इन मुंबई, कि वो मुंबई में था, एक ये आ गई लाइन, कॉमा. फिर देखो ही वॉज ट्रीटेड लाइक एन इंफीरियर एंटिटी, उसको ऐसे ट्रीट किया गया. तीन क्लोजेज है, पहला दूसरा तीसरा, और तीन क्लोजेज है तो कंजक्शन दो चाहिए, एक और एक यहां. अगर दो कंजक्शन चाहिए तो एक दैट हो गया और एक व्हेन हो गया. अगर बात समझ में आई हो तो सेंटेंस क्या हो गया, नो एरर हो गया. अगर तुम काट रहे थे तो गलती कर रहे थे. इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट योर ब्रदर इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली. 92 बताइएगा साहब, मुझे लगता नहीं कोई गलती है. क्यों, क्वाइट ऑब्वियस, ये बात स्पष्ट है. अगर स्पष्ट है तो दैट का प्रयोग करने में कोई गलती नहीं है, तुम श्योर हो. एज टॉल एज आया है, एज निगेटिव सेंटेंस के साथ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. कंपैरिजन कर रहे हो ब्रदर की, तो यहां भी ब्रदर यहां भी ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ तो ठीक है. नो एरर लगाओ, आगे बढ़ो. 93, डू यू स्टिल थिंक दैट हर यंगर सिस्टर इज सो क्लेवर एज हिज यंगर ब्रदर. सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाक्य में सो का प्रयोग नहीं होता, एज का प्रयोग होता है. ध्यान रखना, जो एज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में ठीक होता है. लेकिन जो सो एज है, क्या है, जो सो एज है, ये केवल कैसे वाक्य में ठीक होता है, केवल नेगेटिव वाक्य में ठीक होता है सो एज. तो वाक्य पॉजिटिव था इसलिए मैंने किसका यूज कर दिया, एज क्लेवर एज का. ठीक है. 93 अगर हो गया हो तो 94 पे आइएगा. अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी आर नॉट ओनली नॉन फॉर देयर रिचेस बट ऑल्सो फॉर देयर बिजनेस एक्यूमेन. तो फॉर देयर बिजनेस एक्यूमेन, बट ऑल्सो आया फोर से पहले, तो नॉट ओनली भी आएगा किससे पहले, फोर से पहले. ये आ रहा फोर, इससे पहले लगा लो, यहां लगाओ, आर नोन नॉट ओनली फॉर देयर रिचेस बट ऑल्सो फॉर देयर बिजनेस एक्यूमेन. ठीक है. 95, एज नॉट इवन अ सिंगल टीचर वॉज प्रेजेंट एट द इंस्टीट्यूट देयरफॉर. अब भाई 95 की अगर मैं बात कर लूं तो वाक्य के शुरू में एज आ गया कंजक्शन के रूप में, दोबारा से देयरफॉर का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है. कैन यू वेट फॉर मी फॉर सम मोर टाइम अंटिल आई डोंट कम बैक. जब तक मैं वापस ना आऊं. तुम्हारा वापस आना क्या है, तुम्हारा वापस आना टाइम है. तुम्हारा वापस आना टाइम है तो अंटिल तो बिल्कुल सही है, लेकिन अंटिल के साथ डोंट गलत है, अंटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते. द गार्डनर सेड वाटर योर प्लांट ऑन टाइम एंड इट मे डाई फॉर द वॉन्ट ऑफ वाटर. अच्छा, मतलब आप सेम बात तो कर नहीं रहे हो. वाटर योर प्लांट ऑन टाइम, प्लांट को पानी दो समय पर और वो मर जाएगा पानी की चाह में, और नहीं, एंड नहीं, और. प्लांट को टाइम पर पानी दो, और या फिर इट मे डाई, या फिर वो मर जाएगा इन द फॉर द वॉन्ट ऑफ वाटर, पानी की चाह में, पानी की चाह करता रहेगा. अगर पानी नहीं दोगे तो वो मर जाएगा. कहने का मतलब है और से पहले आपने पॉजिटिव बात कही और के बाद आपने एक तरीके से नेगेटिव कह दिया. दो ऑप्शन दिए है तो पानी दे दो या फिर वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा. ठीक है, तो और लगाओ, एंड नहीं. 98, आई हैव नो अदर एम्बिशन इन माई लाइफ बट. भाई साहब अदर आ गया ना, तो अदर के साथ बट क्या कर रहा है, अदर के साथ क्या आएगा, देन आएगा. बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है. 98 हो गया. 99, आई थिंक यू हैव नो अदर क्लेम बट, नो अदर क्लेम देन. अरे अदर के साथ क्या लगाओगे, देन लगाओगे, और क्या लगाओगे. 99 का क्या हो गया, देन हो गया. 100 पे आ जाओ. he said that the one who had stolen the money was not known to any one of them and the police has been caught. अच्छा ठीक है. he said that, उसने ये कहा, assertive sentence है, that लगाया. उसने क्या कहा कि the one who had stolen the money, जिसने पैसे चुराए हैं, was not known to any one of them, मतलब जिसने पैसे चुराए उसको कोई नहीं जानता, उसको कोई नहीं जानता. जब उसको कोई नहीं जानता, इसीलिए द पुलिस हैड बीन कॉल्ड, इसीलिए पुलिस को बुलाया गया था. या तो उसको जान रहे होते तो बात वार्तालाप होता, कुछ होता. तो यहां पर मीनिंग इसलिए का है, और अगर इसलिए का मीनिंग है तो किसका यूज करेंगे, सो का. ठीक है. नहीं, एंड द पुलिस हैड बीन कॉल्ड तो गलत है. आप कहो या तो भाई कोई सिचुएशन उसके जैसी दे दी कि भाई ये काम हुआ और पुलिस को बुला लिया गया. आपने कहा कोई पहचान नहीं पा रहा था इसलिए पुलिस बुला ली, और इसलिए पुलिस बुला ली, तो आप किसका यूज करो, सो का यूज करो. सो द पुलिस हैड बीन कॉल्ड. 10 10 10. ठीक है. क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं 100 क्वेश्चन कंजक्शन के. मैंने थोड़ा तेजी से कराए हैं और बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है, इतनी चीज़ें बहुत हैं आपके लिए कंजक्शन की. ठीक है. और बाकी मैं जो सिलेबस तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ यूट्यूब पे ही, और
चाहो तो आप जो है वहाँ पे कंजक्शन पढ़ोगे तो थोड़ी और क्लियरिटी आपको आ जाएगी। वैसे फिलहाल ये बहुत है आपके एग्जाम के लिए, जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है मोर देन इनफ है, इससे बाहर ज़्यादा बातें पूछी नहीं जाएंगी, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे आना है पीडीएफ के लिए तो टेलीग्राम पे आ जाओ, मुझसे कुछ वार्तालाप करनी है, कोई चर्चा करनी है तो आप किसको आ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। इसके अलावा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, टाइम से कर दिया करें यार, जो चैनल की ग्रोथ है काफ़ी स्लो हो रही है, मुझे लगता है आप लोगों को जो है मेरी तरह बेहतर प्रयास करने पड़ेंगे शेयर वगैरह करने के लिए, और मैं कहता हूँ कि कर दिया करो। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत भी मेहनत आपके साथ हुई है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है 2 4 5 10 लोगों को शेयर करना, और इससे ज़्यादा अभी तो मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है मुझे लगता है, तो बस यही है कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अपना टाइम से होता रहा करें। क्लास अच्छी लगा करे तो कमेंट करके एटलीस्ट बता भी दिया करें, ठीक है। चलो खैर आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, अभी के लिए सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।